हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका विज्ञान वृक्ष के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के ऊपर। तो ये है आपका कॉलॉइड्स का लास्ट सेशन। तो इसके अंदर अगर हम बात करें तो हम यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं किसकी, डीएलवीओ थ्योरी की। ठीक है, तो देखो डीएलवीओ थ्योरी की अगर मैं बात करूँ तो इससे आजकल बहुत एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। बहुत मुश्किल चीज़ नहीं है, अगर आपको समझ में आ जाएगी तो इसमें कुछ भी खास मुश्किल चीज़ें हैं नहीं। बस आपको एक बार ये तक होना चाहिए कि भाई यहाँ पर किस किस चीज़ों के बीच में बात हो रही है और कैसे हम इसको यहाँ पर किस तरह से इसको एक्सप्लेन करने वाले हैं। ठीक है, इसका बस एक बेसिक बेसिक कॉन्सेप्ट समझ लो कि क्या होता है, कैसे होता है, फिर बाकी चीज़ें इसमें कुछ खास है नहीं, वो आपको बिल्कुल ईजी लगने वाली है। आइए तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, इसके लिए आपको पहले कॉलॉइड्स का नॉलेज होना ही चाहिए। जैसे कि हम जानते हैं कॉलॉइड्स की हमने ऑलरेडी बहुत सारी बातें कर ली हैं, कैसे बनते हैं, क्या बनते हैं, और पेप्टाइजेशन प्रोसेस मैंने आपको समझाया था जब। तो पेप्टाइजेशन प्रोसेस के अंदर ही ये क्या था, पेप्टाइजेशन प्रोसेस के अंदर ही जब हमने डबल लेयर के बारे में थोड़ी सी डिस्कशन की थी, तो डबल लेयर जो था आपका उस टाइम पे मैंने बताया भी था कि ये, अभी तो मैं बेसिक आइडिया दे रहा हूँ लेकिन जब डीएलवीओ थ्योरी में जाएंगे तो इसको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया जाएगा डीएलवीओ में। चलिए अब स्टार्ट करते हैं यहाँ पर कि क्या क्या हम यहाँ पर बातें पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहली चीज़ यहाँ पर हमारा जो मेन कॉन्सेप्ट रहने वाला है, ठीक है, मैं आपको एक मोटा मोटा आइडिया देता हूँ कि पढ़ने क्या वाले हैं। मेनली हम जो यहाँ पर पढ़ेंगे वो ये है कि जो पॉजिटिव चार्ज है, मान लो किसी कॉलॉइड पे, और एक और कॉलॉइड है जिसपे पॉजिटिव चार्ज है, और जब ये दोनों आपस में डबल लेयर्स बना लेते हैं, ठीक है, ये दोनों ही कैसे बना चुके हैं, आपस में डबल लेयर बना चुके हैं। इस तरीके से एक डबल लेयर बन गई होगी, यहाँ पर भी एक डबल लेयर होगी और यहाँ पर भी एक डबल लेयर होगी। ठीक है, डबल लेयर क्यों बनती है, कैसे बनती है, इसके बारे में अभी मैं समझाऊंगा। तो ये जो दो डबल लेयर्स हैं, ये दोनों भी यहाँ पर क्या करेंगी, इंटरेक्शन करेंगी, यानी ये आपस में पास आएंगी। क्योंकि कॉलॉइड्स की स्टेबिलिटी क्या बताती है, जब वो एग्रीगेट नहीं करते हैं, यानी वो मैक्सिमम कब तक स्टेबल रह सकते हैं, यानी कब तक क्लोज आ सकते हैं, और इनकी क्लोज में आने की वजह से एक पोटेंशियल जनरेट होगा जिसे हम यहाँ पर कहेंगे जीटा पोटेंशियल। ठीक है, जिसे मैं यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, जीटा पोटेंशियल, ये जनरेट होता है, और इसी जनरेशन की वजह से यहाँ पर हम स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन कर पाते हैं। ठीक है, ये हम स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन कर पाते हैं, यानी हम यहाँ पर क्वांटिटी को भी बता पाएंगे कि जीटा पोटेंशियल की वजह से क्वांटिटी यहाँ पर कितनी होगी। सिंपल सी बात है। आइए अब स्टार्ट करते हैं। तो ये सब समझने से पहले पहले हमें थोड़ा सा बेसिक आइडिया होना चाहिए किस चीज़ का, वैन वाल फोर्सेस और रिपल्सिव फोर्सेस। क्यों? क्योंकि हम यहाँ पर जो कॉलॉइड्स पढ़ने वाले हैं उसमें थोड़ी सी अलग चीज़ होती है, लेकिन हम जो इंट्रैक्शंस की बात करते हैं वो थोड़े से अलग होते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले चीज़ की स्टेबिलिटी ऑफ कॉलॉइड्स पढ़ने से पहले, ठीक है, स्टेबिलिटी ऑफ कॉलॉइड्स हम सबसे पहले पढ़ेंगे। तो स्टेबिलिटी ऑफ कॉलॉइड्स में अगर मैं बात कहूँ तो देखो, जो स्टेबिलिटी ऑफ कॉलॉइड सॉल्व होते हैं ना, ये रिजल्ट होते हैं दो इंडिपेंडेंट टाइप ऑफ फोर्सेस के। ठीक है, जो यहाँ पर स्टेबिलिटी होती है कॉलॉइड्स की वो एक्सप्लेन की जाती है यहाँ पर दो तरह की फोर्सेस के थ्रू। पहली आती है यहाँ पर आपकी, ठीक है, दो तरह की फोर्सेस होती हैं, और यहाँ पर मैं स्टेबिलिटी को जो यहाँ पर डिफाइन करता हूँ उसे दो कैटेगरी के अंदर डिफाइन करता हूँ। ठीक है, जो दो फोर्सेस आएंगी वो यहाँ पर अभी नीचे है, पर फिलहाल जो मैं बताता हूँ यहाँ पर दो सिस्टम होते हैं। ठीक है, जो भी सिस्टम होता है वो यहाँ पर इन दो क्वांटिटीज़ के बेस पे बताया जाता है। एक होता है थर्मोडायनेमिक क्वांटिटी और एक होता है काइनेटिक क्वांटिटी। यानी कोई भी चीज़ थर्मोडायनेमिकली स्टेबल है या काइनेटिकली स्टेबल है, ये चीज़ यहाँ पर एक्सप्लेन की जाती है इन कोलोइडल सॉल्यूशंस के लिए। तो देखो यहाँ पर जो स्टेबिलिटी ऑफ कोलोइडल सिस्टम है ना, ये थर्मोडायनेमिकली भी स्टेबल होते हैं और काइनेटिक भी स्टेबल होते हैं। कौन सा कौन होता है इसके बारे में चलिए बात कर लेते हैं। तो पता ही है ना आपको कि लायोफोबिक और लायोफिलिक होते क्या हैं। ठीक है, लायोफोबिक कौन से होते हैं, जिनमें सॉल्यूट और सॉल्वेंट के बीच में बहुत अच्छी इंट्रैक्शन होती है, यानी लायोफिलिक वो होते हैं जिनके अंदर सॉल्यूट और सॉल्वेंट की बहुत अच्छी इंटरेक्शन होगी। और मैं इसको हाइड्रोफिलिक से भी रिलेट कर सकता हूँ, अगर आपका सॉल्वेंट जो हो वो पानी हो, है ना। इसके बारे में हमने ऑलरेडी बहुत डिटेल में बात कर रखी है, तो इसके अंदर हम ज़्यादा घुसेंगे नहीं। लायोफिलिक क्या होते हैं, तो लायोफिलिक जो कॉलॉइड्स होते हैं, क्योंकि ये स्टेबल होते हैं, पानी में जाएगा या फिर जिस भी आप सॉल्वेंट में डाल रहे हो, जिस भी डिस्पर्जन मीडियम में डाल रहे हो, उस मीडियम के अंदर ये इंट्रैक्शन कर पाता है अच्छे से, इसीलिए ये बहुत ज़्यादा स्टेबल होता है ना। ये बात हमने डिफरेंस में देखी भी थी। तो ये थर्मोडायनेमिकली स्टेबल होता है। ओके, ये आपका थर्मोडायनेमिकली स्टेबल होता है। लेकिन जो लायोफोबिक कोलिड था, है ना, लायोफोबिक कोलॉइड जो थे वो कैसे थे, क्योंकि उसके अंदर सिर्फ चार्ज प्रेजेंट था और ऊपर से जो डिस्पर्जन मीडियम था उसके साथ भी इसकी अच्छी इंटरेक्शन नहीं हो पा रही थी। जैसे आप एग्जाम्पल ले लो, पोलर को नॉन पोलर में मिला दिया, इस तरह से होता है। तो पोलर कैसा है, चार्ज टाइप का हो गया, और जो आपने डाला है नॉन पोलर उसमें कोई चार्ज है ही नहीं, तो इसकी वजह से इसकी अच्छी इंटरेक्शन हो नहीं पाती है, और इस वजह से ये यहाँ पर अच्छे से डिजोल्व भी नहीं हो पाते हैं, और ये सिर्फ मूवमेंट करते रहते हैं, मूवमेंट करते रहते हैं, इसलिए एग्रीगेट भी नहीं बन पाते हैं। एग्रीगेट हमने बात करी थी कोएगुलेशन वगैरह की, तो वो भी नहीं कर पाते हैं, और उसके लिए फिर हम यहाँ पर जबरदस्ती कुछ ना कुछ चीज़ें डालते हैं ताकि ये कोएगुलेशन कर पाए। तो ये क्यों, क्योंकि ये लायोफोबिक जो होते हैं कैसे होते हैं, काइनेटिकली स्टेबल होते हैं। ठीक है, और इसका रीजन मैंने बता दिया, सिर्फ चार्जेस होने की वजह से ये ऐसा कर पा रहे हैं, वरना लायोफोबिक इतने भी स्टेबल नहीं होते, काइनेटिकली भी स्टेबल ये आराम से नहीं हो पाते।
समझ आ गई बात। चलिए, तो लायोफोबिक और लायोफिलिक के बारे में आई थिंक आइडिया लग गया होगा आपको। तो लायोफिलिक जो है वो तो पहले से ही थर्मोडायनेमिकली स्टेबल है, तो इनके बारे में तो कुछ बात करनी नहीं है भाई, है ना। ये तो पहले से ही यहाँ पर क्या है, स्टेबल है, तो ये तो वैसे भी एग्रीगेशन बना नहीं पाते हैं। एग्रीगेशन कौन कर पाता है अच्छे से, काइनेटिकली स्टेबल, यानी लायोफोबिक कॉलॉइड जो होते हैं वो अच्छे से एग्रीगेट हो पाते हैं या फिर कोएगुलेट हो पाते हैं। तो इसकी वजह से यहाँ पर क्या होता है, एक डबल लेयर बन जाती है, जो हमने पेप्टाइजेशन में भी पढ़ी थी। ठीक है, वो कैसे बनेगी, आइए उससे पहले हम बात करें। तो जो दो इंडिपेंडेंट फोर्सेस की बात मैंने करी थी, जो यहाँ पर इंट्रैक्शन दो दो तरह के कॉलॉइड पार्टिकल के बीच में दिखाया जाता है। जैसे मान लो मैंने कह दिया कि एक पॉजिटिव कॉलॉइड है और एक दूसरा भी पॉजिटिव कॉलॉइड है। अगर मान लो पॉजिटिव और नेगेटिव होता तो ये तो इंट्रैक्शन कर लेते हैं, ये तो इंट्रैक्शन कर लेते थे, है ना। इस तरीके से इसे हम म्यूचुअल कोएगुलेशन भी कहा था मैंने, इसी को म्यूचुअल कोएगुलेशन से समझाया था। तो ये तो इंट्रैक्शन कर लेंगे। लेकिन जब दो पॉजिटिव की बात कर रहा हूँ मैं या दो नेगेटिव की बात कर रहा हूँ, तो ऐसे केसेस में हम क्या बात करेंगे, तो यहाँ पर हमारी बात आती है स्टेबिलिटी की। तो ये दो इंडिपेंडेंट जो मॉलिक्यूल हैं, चाहे पॉजिटिव पॉजिटिव ले लो या फिर नेगेटिव नेगेटिव, यानी मैं सेम चार्जेस की बात कर रहा हूँ। क्यों है सेम चार्जेस की बात, क्योंकि जब आप एक बीकर की बात करोगे या फिर एक कंटेनर की बात करोगे तो वहाँ पर एक जैसे ही तो टाइप के आयन होंगे, और जब एक जैसे टाइप के आयन है तो वहाँ पर कॉलॉइड भी कैसे होंगे, एक जैसे ही होंगे। ठीक है, तो या तो होंगे दोनों ही पॉजिटिव या होंगे दोनों ही नेगेटिव। तो अब इनके बीच में क्या क्या चीज़ें होंगी, आइए इसको समझते हैं। तो जो दो तरह के इंडिपेंडेंट फोर्सेस होंगे, ठीक है, उनमें से कौन कौन से होंगे, पहला होगा आपका वैंडरवॉल फोर्सेस और सेकंड होता है आपका रिपल्सिव इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस। यानी जो वैंडरवॉल फोर्सेस होती है, जैसे कि हम जानते हैं, वो क्या बताता है आपको, अट्रैक्शन बताता है दो एटम्स के बीच में, है ना। दो एटम्स के बीच में कैसे अट्रैक्शन हो रही है, वैंडरवॉल फोर्सेस यही तो बताती है ना, कि लंडन फोर्सेस कह लो आप, चाहे या डाइपोल डाइपोल फोर्स कह लो या डाइपोल इंड्यूस्ड फोर्स कह लो, ये सब क्या है, अट्रैक्शन फोर्सेस है। और ये अट्रैक्शन फोर्सेस क्या होती है, सारी सारी वैंडरवॉल फोर्सेस हैं। तो या तो वहां पर पहली बात अट्रैक्शन हो सकता है, दो एटम के बीच में क्या होगा, अट्रैक्शन हो सकता है, लेकिन क्योंकि उनके पास सिमिलर चार्ज है तो उसकी वजह से यहाँ पर इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन भी हो सकता है। तो ये दोनों फोर्सेस एक साथ काम करती है जब कोई चीज जगह पे, तो वहां पर फोर्सेस की वजह से या तो अट्रैक्शन डोमिनेट करता है या फिर रिपल्शन डोमिनेट करता है। यही हम सारी चर्चा आज करने वाले हैं इस सेशन में। ठीक है, तो पहली वाली बता दी मैंने, जो अट्रैक्शन की बात कर रहा है, ये वाली जो फोर्सेस है ये क्या बता रहा है, अट्रैक्शन के बारे में। और जो ये वाली बात कर रहा है ये आपको रिपल्शन के बारे में बता रहा है। ठीक है, ये रिपल्शन के बारे में बता रहा है। तो आइए कौन सी चीज़ डोमिनेट करती है और कौन सी क्या करती है, इसके बारे में थोड़ी सी बातें करते हैं। सबसे पहले समझते हैं वैंडरवॉल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन के बारे में। ठीक है, दोबारा एक बार समझो यहाँ तक। मैंने ये कहा जो कॉलॉइड्स हैं वो इंडिपेंडेंट दो फोर्सेस की वजह से स्टेबिलिटी उसकी बताई जाती है। पहली वैंडरवॉल फोर्सेस, दूसरी यहाँ पर आपकी रिपल्सिव फोर्सेस जो कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस होती हैं। दो चार्ज सिमिलर हैं तो सिंपल सी बात है ना, रिपल्शन तो करेंगे ही। ऐसा थोड़ी ना होगा कि अट्रैक्शन करने लगेंगे। अट्रैक्शन सिर्फ दो बॉडीज के बीच में होती है और वो वैंडरवॉल फोर्सेस से एक्सप्लेन आप कर सकते हो, क्योंकि ये वीक फोर्सेस होती हैं। पर रिपल्सिव फोर्सेस थोड़ी सी ज़्यादा डोमिनेट करती हैं, क्योंकि दो चार्जेस के बीच में कभी भी स्टेबिलिटी आएगी ही नहीं। जब ये दोनों क्लोज आएंगे तो इसकी वजह से ये दूसरे को रिपेल करेंगे, इस तरीके से रिपेल कर जाएंगे। तो इसलिए ये ज़्यादातर आपकी डोमिनेट होती है और ये आपको ग्राफ में भी देखने के लिए मिलती है। ओके, फिर मैंने बात करी लायोफिलिक क्या है, थर्मोडायनेमिक स्टेबल, और लायोफोबिक यहाँ पर काइनेटिकली स्टेबल। ठीक है, अब मैं इन दो फोर्सेस की बात करूँ तो यहाँ पर वैंडरवॉल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन में अगर मैं बात करता हूँ तो इसको भी दो तरीके से समझाया जाता है। ठीक है, इसको भी दो तरीके से समझाया जाता है। तो देखो दो तरह से इसको समझाया जाएगा, कैसे, कॉलॉइड्स और मैक्रो बॉडीज। ठीक है, कॉलॉइड्स और मैक्रो बॉडीज के बीच में जो इंटरेक्शन होगी उसको यहाँ पर दो तरह से समझाया जाता है। पहला होता है आपका माइक्रोस्कोपिक अप्रोच और दूसरा होता है यहाँ पर आपका मैक्रोस्कोपिक अप्रोच। जैसे आपने स्टेटिस्टिकल पढ़ी है, स्टैटिस्टिकल में भी हम क्या कहते हैं कि हर एक पार्टिकल को एज अ एनसेम्बल मान लेते हैं, है ना, सिस्टम मान लेते हैं, एनसेम्बल मान लेते हैं। तो हम यहाँ पर छोटे पार्टिकल्स की क्वांटिटीज को पढ़ते हैं और पूरी एनर्जी को एवरेज करके फिर बड़े के साथ रिलेट कर देते हैं। स्टैटिस्टिकल में यही तो कर रहे थे हम, कि सारे एनसेम्बल को यानी सारे पार्टिकल्स को हमने एनसेम्बल माना और फिर सबकी एनर्जी निकाल के एवरेज कर दिया, उसका एवरेज करके फिर उसको रिलेट कर दिया किसके साथ, बड़ी बॉडी के साथ। तो यहाँ पर भी सेम वही काम हो रहा है। जो माइक्रोस्कोपिक अप्रोच होती है वहां पर हम ये कहते हैं कि जितने भी आपके यहाँ पर हर एक एटम है या फिर हर एक कोलाइड का जो पार्टिकल होता है ना, उन सब के बीच में जो जो फोर्सेस है, उन सब के बीच में जो भी इंटरेक्शन हो रही होगी, हर एक पार्टिकल की इंटरेक्शन निकालोगे, उसकी एनर्जी निकालोगे और उन सब को ऐड कर दोगे, उन सबको ऐड करके उसका एवरेज कर दोगे। ठीक है, तो एक तरह से ये इसका एवरेज एनर्जी निकाली जाती है हर एक क्वांटिटी का या फिर हर एक एटमिक या फिर हर एक कोलाइड एटम का। ओके, तो जैसे देखो माइक्रोस्कोपिक अप्रोच इज बेस्ड अपॉन एजम्पशन ऑफ एडिशन ऑफ लंडन पेयर इंटरेक्शन एनर्जी, यानी जो लंडन फोर्सेस यहाँ पर काम कर रही होंगी उनकी एनर्जी का यहाँ पर समेशन या फिर मैं कहूँगा एवरेज निकालना। ठीक है, और मैक्रोस्कोपिक क्या बोलता है,
मैक्रोस्कोपिक बोलता है कि जो दो फेजेस हैं, है ना, एक तो कोलॉइड का फेज हो गया और एक आपका डिस्पर्जन मीडियम, यानी डिस्पर्जन फेज और डिस्पर्जन मीडियम, इन दोनों के इंटरेक्शन निकालो और इन दोनों के बीच में कोरिलेशन निकाल दो, ये बोलता है मैक्रोस्कोपिक अप्रोच। ठीक है, तो देख लो कोरिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिकल फ्लक्चुएशन ऑफ मैक्रोस्कोपिक बॉडीज या फेजेस। तो दो फेजेस होंगे, डिस्पर्जन फेज और डिस्पर्जन मीडियम, इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन आ रहा है, इनको कोरिलेट करना, ये मैक्रोस्कोपिक अप्रोच के थ्रू होता है। तो इसीलिए इसीलिए जो माइक्रोस्कोपिक अप्रोच होती है ये ज़्यादा बेटर होती है और इसको ही समझना हमारा काम होता है इस पूरे चैप्टर में। देखो, तो वी जनरली यूज माइक्रोस्कोपिक अप्रोच टू स्टडी वेंडरवॉल इंटरेक्शंस। ठीक है, वेंडरवॉल्स इंटरेक्शन को समझने के लिए हम माइक्रोस्कोपिक अप्रोच की तरफ ही जाने वाले हैं। क्या ये बात समझ आ गई पूरे पेज पे जो भी लिखी हुई है? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आगे देखो अब यहाँ पर क्या बात कर रहे हैं। जो आपने अभी माइक्रोस्कोपिक अप्रोच की बात करी है ना, वेंडरवॉल फोर्सेस में कौन कौन से आते हैं? डाइपोल डाइपोल, डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल और लंडन डिस्पर्जन फोर्सेस। लंडन फोर्सेस क्या होती हैं? अब ये सारी क्या होती हैं ये भाई समझना आपको पता होगा पहले से। अगर हम देखें किसी भी कोलाइड पार्टिकल्स की, है ना, किसी भी कोलाइड पार्टिकल्स की, तो पेप्टाइजेशन के टाइम पे याद करो, या तो आपने पूरे ही पॉजिटिवली सोल देखे थे, पूरे पॉजिटिवली कोलाइड देखे थे, या फिर नेगेटिवली चार्ज्ड कोलाइड देखे थे, है ना, या तो कोलॉइड पूरे पॉजिटिव थे या फिर नेगेटिव थे। डाइपोल क्या होता है? डाइपोल का मतलब होता है जब किसी एक जगह पर, है ना, मान लो मैंने HCl कह दिया, तो इनके बीच में क्या हो जाता है? एक डाइपोल जनरेट हो जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एक नेगेटिव चार्ज आता है पार्शियल और एक पॉजिटिव चार्ज आता है। और सेम ऐसे ही इंड्यूस डाइपोल में भी यही सेम बात होती है। जहाँ पर दो पोल्स बन जाना, यानी जहाँ पर एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव, ऐसे दो पोल बन जाए, तब आता है यहाँ पर आपका इंड्यूस डाइपोल या डाइपोल का सिस्टम। लेकिन कोलॉइड कैसे हैं? या तो प्योरली पॉजिटिव या प्योरली नेगेटिव होते हैं। तो ऐसे केसेस में ना ही आपकी डाइपोल लगने वाली है और ना ही आपकी इंड्यूस्ड डाइपोल लगने वाली है। ठीक है, तो वैसे अगर मैं कंट्रीब्यूशन बताऊं तो वैसे देखा जाए तो वेंडरवॉल को यहाँ पर इन तीनों की कंट्रीब्यूशन से बताया जाता है। तो देख लो, एक कंपोनेंट सिस्टम के लिए इंडिविजुअल एटम या फिर मॉलिक्यूल अट्रैक्ट करते हैं ईच अदर एट शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ड्यू टू वेंडरवॉल फोर्सेस विच आर कंट्रीब्यूशन ऑफ डाइपोल डाइपोल, डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल और लंडन फोर्सेस। ये बताता है वेंडरवॉल इंटरेक्शन की इन तीनों के बेसिस पे होता है अट्रैक्शन। और इसके बाद उसने एक फॉर्मूला भी देता है, ये एक फॉर्मूला भी आता है यहाँ पर, क्या है ये? पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इंटरेक्शन। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इंटरेक्शन। और क्योंकि ये अट्रैक्शन की है तो यहाँ पर एक नेगेटिव साइन दिखाई जाता है। ठीक है, यहाँ पर एक नेगेटिव साइन भी आपको दिखाई देता है। ये नेगेटिव साइन क्यों आया है? क्योंकि जब भी आपकी अट्रैक्शन होती है, देखो जब भी आपकी कोई अट्रैक्शन होती है, ठीक है, मैं अभी फिलहाल चार्ज की बात नहीं कर रहा हूँ, दो बॉडीज जब भी अट्रैक्ट करती है, जब बॉडी अट्रैक्ट करती है तो उसकी वजह से क्या होता है? एनर्जी रिलीज होती है ना। अरे भाई, एनर्जी यहाँ से बाहर निकलती है ना, निकल जाती है ना बाहर एनर्जी। कभी भी आप देखो, आप दो लोग हो, दो लोग मिल रहे हो अगर, है ना, दो लोग अगर मिलते हैं तो उसकी वजह से क्या होता है? दिल में थोड़ी सी खुशी होती है ना, एनर्जी बढ़ जाती है, थोड़ी सी एनर्जी निकलती है, क्योंकि एनर्जी रिलीज कर रही होती है बॉडी, है ना, बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक होते हैं उस टाइम पे। क्यों? क्योंकि भाई सामने वाले से जो मिलने की खुशी है ना, आपको या उसको, दोनों को मिलने की जो खुशी है, उसकी वजह से एनर्जेटिक हो जाते हैं अंदर से शरीर। इसी तरीके से जब दो पार्टिकल्स या दो मॉलिक्यूल्स जब मिलते हैं उस वजह से भी एनर्जी रिलीज होती है। ठीक है, तो एनर्जी रिलीज होगी, सिंपल सी बात है। और एनर्जी अगर रिलीज होगी तो पोटेंशियल कैसा हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा। तो ये नेगेटिव साइन क्या डिपिक्ट करता है? कि एनर्जी रिलीज हुई है। ये इंट्रैक्शन, ठीक है, इसका जो पोटेंशियल का फॉर्मूला ये क्या होता है? -c/r⁻⁶। और आर क्या होता है? आर क्या होता है भाई? मान लो ये आपका एक एटम है, ये दूसरा एटम है, तो इन दोनों के सेंटर से लेके जो हम डिस्टेंस लेते हैं, ये सेंटर से सेंटर तक का डिस्टेंस, इसे बोला जाता है आर। ठीक है, दो मॉलिक्यूल या दो एटम के बीच का जो सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस होता है इसको आर बोला जाता है। तो इसकी पावर 6, यानी जितनी शॉर्ट होगी, रेडियस जितनी बड़ी होगी, उतनी ही इंटरेक्शन कम हो जाएगी, उतनी पोटेंशियल एनर्जी कम हो जाएगी। और जितनी रेडियस या फिर जितना इंटरेक्शन मैं कहूँगा कम होगा, जितने शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पे होगा, उतनी ज़्यादा पोटेंशियल एनर्जी या फिर उतनी ज़्यादा एनर्जी भी रिलीज होती है ना भाई। दूर से देखा आपने, थोड़ा सा अच्छा लगा, जैसे जैसे वो पास आई तो आपको और अच्छा लगा, अब उसने हाथ ही पकड़ लिया तो भाई आपको तो और ज़्यादा खुशी होगी ना, है ना। सेम ऐसे ही दूसरे जेंडर के लिए भी होगा। तो इसी तरीके से यहाँ पर भी होता है, जैसे जैसे रेडियस बढ़ती है वैसे वैसे एनर्जी कम होती चल जाती है। ये नेगेटिव साइन को मत देखना, ये तो सिर्फ यहाँ पर डिपेक्ट कर रहा है कि एनर्जी रिलीज हो रही है। ठीक है, रेडियस और यहाँ पर आपकी एनर्जी है ये कैसी है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, अट्रैक्शन और यहाँ पर डिस्टेंस क्या है? एक तरह से इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ता जाएगा अट्रैक्शन की एनर्जी भी कम होती जाएगी। सही है, तो सी जो है कांस्टेंट है, जो कि डिपेंड करता है नेचर ऑफ एटम्स या फिर मॉलिक्यूल्स पे। यानी ये सी की वैल्यू आपको दे दी जाएगी अगर कभी क्वेश्चन आया तो, ये आपको निकालना नहीं है, ये आपको ऑलरेडी गिवन होगा।
ओके। और नेगेटिव साइन जो है वो यहाँ पर एट्रैक्टिव एनर्जी को यहाँ पर इंडिकेट कर रहा है। सही है। आइए अब बात समझते हैं। तो जैसे कि मैंने अभी अभी बताया आपको कि कोलॉइड्स या तो प्योरली पॉजिटिव होंगे या फिर प्योरली नेगेटिव होते हैं, है ना, ये बात समझ आती है, या तो प्योरली पॉजिटिव या प्योरली नेगेटिव। और इसी वजह से यहाँ पर ना ही डाइपोल होता है, ठीक है, ना ही डाइपोल होता है और ना ही यहाँ पर इंड्यूस्ड डाइपोल होता है। तो ये दोनों ही इंटरेक्शंस यहाँ पर अब मुझे क्या करनी पड़ेंगी, हटानी पड़ेंगी। कायदे से ये फॉर्मूला जो आया है वो किसकी वजह से आया है, ये इसकी वजह से आया तब आपने जब यहाँ तीनों इंटरेक्शन को कंसिडर किया था, जब ये आया है। लेकिन अगर ये दो इंटरेक्शन अब मैं यहाँ पर कंसिडर ही नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मैं इन दोनों को हटा रहा हूँ, इसको कंसिडर नहीं कर सकते, तो अब यहाँ से मुझे कुछ नया लाना पड़ेगा इंटरेक्शन की वजह से। तो देखो, इन द केस ऑफ कॉलॉइड पार्टिकल ओनली लंडन इंटरेक्शंस आर कंसिडर्ड बिकॉज कॉलॉइड्स आर large assemblies of molecules having no net dipole moment or polarization or both। तो ठीक है, ना ही इन पर कोई डाइपोल मोमेंट होता है, ना ही कोई पोलराइजेशन हो रही है, और ना ही ये दोनों ही हो पा रहा है। ठीक है, इस वजह से सिर्फ अट्रैक्टिव फोर्सेस डिस्टेंस डिपेंडेंट होंगी और लंडन फोर्स पे डिपेंड करेंगी। तो अब जो मेरा यहाँ पर फॉर्मूला बन जाता है वो बन जाता है यहाँ पर V ऑफ इंटरेक्शन इज इक्वल टू माइनस बी बाई एस। तो देखो, जो पहले माइनस सी था ना, उसकी जगह अब मैं यहाँ पर माइनस बी लिखूंगा। ठीक है, माइनस साइन वही आएगा जैसे था, अब यहाँ पर सी की जगह मैं बी लिखूंगा, और ये बी क्या बताता है, लंदन डिस्पर्जन कांस्टेंट के बारे में बताता है। यानी ये बी की वैल्यू भी आपको वैसे दे दी जाएगी अगर पूछेगा तो, इसके बारे में वैसे ज़्यादा सोचना नहीं है। मेन बात समझना है कि ये आपका इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, एस के। और एस क्या है, सेपरेशन डिस्टेंस। ठीक है, एस क्या है यहाँ पर, दो मॉलिक्यूल के बीच का सेपरेशन डिस्टेंस। और जो एस होता है ये भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रेडियस की पावर 6 के ही। ठीक है, मतलब आप एक तरह से समझ लो बस डिस्टेंस और रेडियस, या फिर मैं कहूँगा डिस्टेंस और यहाँ पर जो आपका पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अट्रैक्शन होता है ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। बस इतनी कहानी आपको समझनी है। जैसे जैसे मैं डिस्टेंस पास लेकर आऊँगा वैसे वैसे पोटेंशियल एनर्जी भी बढ़ती चली जाएगी। ठीक है, लेकिन नेगेटिव के साइन में, इसलिए यहाँ पर हम अट्रैक्शन के टाइम पे ग्राफ को उल्टा बनाएंगे, जनरली ग्राफ को उल्टा बनाएंगे इसलिए क्योंकि एनर्जी रिलीज हो रही है। समझ गए बात को। चलिए अब इस बात को आइए इस ग्राफ से समझते हैं, आइए इस बात को ग्राफ से समझते हैं। देखो ये भाई आपका रुक जाओ, चलो रुक जाओ, मैं ऐसे ही बना लेता हूँ। ये कुछ इस तरीके से ये आप बनाओगे यहाँ पर ग्राफ। यहाँ लिखी जाती है क्या, पोटेंशियल एनर्जी यानी V। सिंपल सी बात है ना, पोटेंशियल एनर्जी बढ़ जाएगी या फिर डिक्रीज हो जाएगी। अगर अट्रैक्शन का केस है तो अट्रैक्शन के केस में देखो क्या होगा, यहाँ पर क्या है, ये डिस्टेंस है। ठीक है, डिस्टेंस या फिर मैं कहूँगा रेडियस, ये डिस्टेंस है। जैसे जैसे, ठीक है, जैसे जैसे आप यहाँ पर क्या करोगे, डिस्टेंस को कम करोगे। अभी ये डिस्टेंस मान लो बहुत दूर था तो इनके बीच में कोई एनर्जी थी नहीं, बहुत दूर दूर थे। जैसे जैसे डिस्टेंस कम होता जाएगा तो देखो अभी यहाँ पर थोड़े थोड़े टाइम तक तो अभी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, थोड़े टाइम तक यहाँ पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन जैसे जैसे डिस्टेंस क्लोज आता रहेगा वैसे वैसे एनर्जी भी डिक्रीज होना स्टार्ट कर देगी, कुछ इस तरीके से। तो अट्रैक्शन के केस में जो आपका ग्राफ आएगा वो कुछ नेगेटिव में आएगा, वो भी इस तरीके से। क्या ये बात समझ में आ गई, क्या ये बात आपको समझ में आ गई? ठीक है, क्या ये बात समझ में आ गई? तो इसे बोला जाता है वेंडर वॉल्स, इसे बोला जाता है वेंडर वॉल्स एट्रैक्शन कर्व। ठीक है, इसे बोला जाता है वेंडर वॉल एट्रैक्शन कर्व। यानी जो नीचे की तरफ लिखूंगा यहाँ से वो क्या होगा, आपका एट्रैक्शन कर्व होने वाला है। तो ये आपका क्या है, नंबर 1 कर्व। ठीक है, मैं इस कर्व को क्या बोल सकता हूँ, नंबर 1 कर्व। ठीक है, ये आपका पहला कर्व है। अभी आगे जाके मैं इस कर्व को, रिपल्सिव कर्व को दोनों को मर्ज करके जब बनाऊंगा तब आपको यहाँ पर क्लियर होगा कि ये क्या चल रहा है। तो पहली फोर्स क्या हो गई आपकी यहाँ से, वेंडरवॉल फोर्सेस। ठीक है, पहली फोर्स कौन सी हो गई, वेंडरवॉल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। अब आइए रिपल्सिव फोर्स समझने से पहले आपको क्या समझना पड़ेगा कि डबल लेयर होती क्या है, कैसे बनती है। देखो मैंने आपको समझाया भी था कि जब आप ये केमिकल मेथड, पेप्टाइजेशन मेथड याद आ रहा है, वही है ना, ये वही वाली रिएक्शन है कि मैंने क्या करा, AgNO3 इसके ऊपर, इसको सोडियम आयोडाइड के साथ जब ट्रीट किया, और सोडियम आयोडाइड को मैंने कैसे ले लिया, एक्सेस में ले लिया, है ना। सोडियम आयोडाइड को मैंने कैसे लिया है, एक्सेस में लिया है। तो जब एक्सेस में लोगे तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, ये AgI बन जाएगा। AgI बन गया। देखो कैसे बनेगा, देखो मैं यहाँ समझा देता हूँ थोड़ा सा। तो पहले आपने AgI बनाया, ये AgI का प्रेसिपिटेट बनाया। अभी ये सिर्फ प्रेसिपिटेट है, ये कोलॉइड नहीं है।
ये जो AgI आपने बनाया है ये सिर्फ एक प्रेसिपिटेट है, ये कोई कोलॉइड नहीं है, ठीक है। यानी यहाँ पर एक प्रेसिपिटेट बन जाएगा कुछ इस तरीके से। अब इस प्रेसिपिटेट के पास जनरली जो कॉमन आयन होता है ना, जैसे मान लो आपने NaI डाला, तो NaI और AgI में कॉमन आयन कौन है? I माइनस। तो जो I माइनस का नेगेटिव पार्ट है, यानी I माइनस जो आएगा, वो I माइनस यहाँ पर क्या करेगा, इस पूरे स्फीयर को ऐसे कवर कर लेगा, यानी इस पूरे स्फीयर के ऊपर एड्जॉर्प्शन कर लेता है, ठीक है। इस पूरे स्फीयर के ऊपर एड्जॉर्प्शन कर लेता है, और इसी चीज को यहाँ पर क्या कह देते हैं अब, एक नेगेटिव कोलॉइड, है ना। इसी चीज को तो यहाँ पर बोलते हैं हम नेगेटिव कोलॉइड। याद आ रहा था? कोलॉइड के ऊपर मैं कह रहा हूँ नेगेटिव है, ये नेगेटिव कोलॉइड, तो इसका मतलब क्या होता है, इस तरीके का कोई कोलॉइड बना होगा, AgI और I का सोल, ये आपका सोल बनता है। समझ गए? अब जो यहाँ पर बना है ना, आइए इसको समझने के लिए मैं क्या करने वाला हूँ, इसको थोड़ा सा खोल के लिखूंगा। देखो, अगर मैं क्या करूँ, ये तो 3D शेप में होगा, ये तो 3D शेप में होगा ना। अभी मैं सिर्फ एक डायरेक्शन का ले लेता हूँ, मान लो मैं इसे 2D में एक डायरेक्शन का मान लेता हूँ इस तरीके से। ये 2D शेप मान रहा हूँ मैं, 3D नहीं मान के इसे 2D मान रहा हूँ। और ये जो यहाँ पर आप सरकमफ्रेंस की बात करते हो, अगर मैं यहाँ से यहाँ तक की बोलूँगा 2πr सरकमफ्रेंस होती है ना, अब ऐसे ही निकालते हो, हमें इसकी ज़रूरत नहीं है, 2πr सरकमफ्रेंस होती है, ये बात आप पता ही है आपको। अब मैं समझना क्या कहना चाह रहा हूँ, मैंने क्या करा, यहाँ से ऐसे इसको काटा, इस तरीके से ऐसे इसको काटा और इसको खोल दिया, है ना। इसको पूरे को जो ये ऐसे गोल बनाया आपने, लूप मान लो, ये समझ लो ये स्फीयर टाइप, ये सॉरी सर्कल टाइप का है, मैंने इसका खोल दिया सिरा और इस तरीके से इसको सीधा कर दिया, है ना। इस तरीके से इसको सीधा कर दिया, आप समझना। जैसे ही मैं इसको सीधा करूंगा, मैं यहाँ बना रहा हूँ, ये एक सेकेंड, ये आपका कुछ ऐसा, हाँ ये कुछ ऐसा है। तो यहाँ पर क्या था आपका, AgI लगा हुआ था, है ना। यहाँ पर क्या है, AgI और AgI है ना, ये इस तरह से AgI और AgI इस तरीके से ये आपका है। वैसे तो मैं समझा चुका हूँ पेप्टाइजेशन में, पर मैं आपको और डिटेल में आप समझाना चाह रहा हूँ, जो कि यहाँ पर होगा। देखो, तो एक सेकेंड, हाँ, तो AgI था, और यहाँ पर अब कौन लग गए हैं, I माइनस, है ना। यहाँ सब जगह पर कौन लग गया है, I माइनस। तो इस पूरी लेयर को, यहाँ पर इस पूरी लेयर को क्या बोला जाता है, क्या बोला जाता है, फिक्स्ड लेयर, है ना। ये बताया था मैंने, फिक्स्ड लेयर। लेकिन जब हम यहाँ पर और बात करते हैं तो यहाँ पर आपके एक और नाम आते हैं, है ना। अब मैंने आगे समझाया था पेप्टाइजेशन में, जैसे ये नेगेटिव चार्ज एक्वायर कर लेगा, इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए कौन आएगा, क्योंकि सोडियम आयोडाइड के साथ देखो I माइनस तो आ गया, साथ में Na प्लस भी तो प्रेजेंट था। अरे भाई, ये Na प्लस भी तो प्रेजेंट है, और साथ में ये जो NaNO3 बना है, ठीक है। आयो माइनस तो सारा का सारा इस पे लग गया, लेकिन जो बचा भाई NaNO3, ये भी तो बच रहे हैं, Na प्लस और NO3 माइनस। यहाँ पर सॉल्यूशन में ये भी तो बच रहे हैं ना, Na प्लस और NO3 माइनस। आई तो सारा का सारा इस पे चिपक गया, सब न्यूट्रलाइज करने के लिए इन पे लग गया। ये आ गई आपकी फर्स्ट लेयर, ठीक है, ये होती है फर्स्ट लेयर। अब यहाँ पर क्या होता है, जैसे ये लेयर बन जाती है, जैसे ही ये लेयर बन जाती है, इसके बाद ये जो I माइनस है, ये क्या करेगा, बहुत कॉन्सेंट्रेटेड होता है, तो इसका चार्ज, ये जो चार्ज है, ये बहुत दूर तक फैल जाता है। ये नेगेटिव चार्ज जो क्या करेगा, अट्रैक्शन करना स्टार्ट करेगा सारे पॉजिटिव को अपनी तरफ, जितने भी दूर दूर तक, जहां तक ये फैला सकता है वहां तक ये फैलाएगा, और जहां पर भी पॉजिटिव चार्ज दिख रहा होगा, ये अपनी तरफ खींचने की कोशिश करेगा। तो इसकी वजह से यहाँ पर एक और लेयर बन जाती है कुछ ऐसी, तो जितने भी सोडियम पॉजिटिव होंगे वो यहाँ पर इसके साथ आने स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है, इस तरीके से। और इसको बोला जाता है यहाँ पर इलेक्ट्रिकल डबल लेयर, ठीक है, इसको बोला जाता है यहाँ पर इलेक्ट्रिकल डबल लेयर। अब मैंने आपको पेप्टाइजेशन तक सिर्फ इतनी बात समझाई थी, पेप्टाइजेशन में मैंने सिर्फ आपको इतनी बात समझाई थी कि ये आपकी फर्स्ट लेयर बन गई कुछ इस तरीके से, और फिर इसके बाद पॉजिटिव चार्ज आया तो ये सेकंड लेयर बन गई, है ना। मैंने ये बात आपको तब भी समझाई थी, लेकिन तब मैंने आपको बहुत ज़्यादा नहीं समझाया था कि ये बात क्योंकि मुझे यहाँ पर करनी थी, ये सिर्फ इस जगह पर नहीं रुक जाता। ये ऐसा नहीं होगा कि सिर्फ यहीं पर रुक जाएगा और बात खत्म हो गई, ऐसा नहीं होगा। ये अभी क्या करेगा, और ज़्यादा अट्रैक्शन करेगा। क्यों? क्योंकि अभी सारे सोडियम को थोड़ी ना अपनी तरफ खींच लिया होगा इसने, भाई कुछ न्यूट्रलाइजेशन हुई होगी, I माइनस की कॉन्सेंट्रेशन अगर बहुत ज़्यादा हाई होगी, इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए अंदर तो कोई है नहीं, तो यहाँ पर जो I माइनस है वो न्यूट्रलाइज करने के लिए अपनी तरफ पहले सोडियम खींचता है, उसके बाद यहाँ पर ये और बनाता रहता है, ऐसे एक और ऐसे ऐसे लेयर बनती चली जाती है, इस तरीके से यहाँ पर अभी एक और लेयर बनती चली जाएगी, ठीक है, इस तरीके से। मतलब मैं ये दिखा रहा हूँ, लेकिन ये लेयर कुछ इस तरह से बनती जाएगी, यानी ये भी और सोडियम को अट्रैक्ट करेगा, लेकिन क्योंकि अब इसका चार्ज कुछ हद तक कम हो गया होगा, भाई सोडियम जो है यहाँ पर कुछ हद तक इसका चार्ज तो कम करेंगे, पूरा तो नहीं कर देंगे पर कुछ हद तक इसको कम करेंगे, तो अब जो यहाँ पर आने वाले हैं सोडियम वो थोड़े से कम अमाउंट में होंगे। तो मान लो यहाँ पर आगे जाके ये मान लो आपके 4 4 थे, फिर आ गए 2, है ना, 2 आ गए, तो यहाँ पर
अगर दो यहाँ ये आए हैं तो इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए फिर NO3 माइनस भी खींचे रहेंगे अपनी तरफ, थोड़े से NO3 माइनस भी खींचेंगे, है ना। तो एक टाइम ऐसा आएगा जहाँ पर ये मैं सिंगल सिंगल दिखा रहा हूँ, लेकिन मैं आपको ये ऐसे लेयर बनेगी, ऐसे एक और लेयर बनती चल जाएंगी ऐसे करके, इस तरीके से, समझ रहे हो। तो ये मैं बस खोल के दिखा रहा हूँ इस चीज़ को। उसके बाद यहाँ पर क्या होगा, आगे जब देखोगे थोड़े टाइम बाद ऐसा होगा कि यहाँ पर सोडियम का एक रह गया और यहाँ पर जो NO3 है वो ज़्यादा आ गए। तो थोड़े टाइम बाद आपको दिखेगा कि जितने आयंस यहाँ पर सोडियम के थे, ठीक है, वैसे तो मेरे को ये थोड़ा सा और रुको 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 एक सेकंड, मेरे को यहाँ पर एक सेकंड थोड़ा कम बनाना चाहिए। पहले केस में मैंने बना दिया चारों को, अगले केस में मान लो यहाँ पर 3 आए, ठीक है, अगले केस में 3 आए तो और यहाँ पर NO3 माइनस आया, तो अब जो लास्ट केस होगा ये तब तक ऐसा करता रहेगा जहाँ पर आने वाले आयंस में पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों की कॉन्सेंट्रेशन अप्रॉक्सीमेटली इक्वल हो जाती है, ये तब तक ऐसा करेगा। तो यहाँ पर ये तब तक लेयर्स बनाता रहता है ऐसे, ठीक है। अब यहाँ पर इसका इन्फ्लुएंस खत्म हो चुका है, ये इसकी लास्ट लेयर बनी थी जहाँ पर इसका अब इन्फ्लुएंस खत्म हो चुका है। अब इसके आगे ये और लेयर्स को नहीं खींचेगा अपनी तरफ। भाई सिंपल सी बात है, जब इसका चार्ज न्यूट्रलाइज हो जाएगा तो ये और लेयर्स को थोड़ी ना खींचेगा। तो ये जो आपने इतनी सारी लेयर्स देखी है जो बनी है ना, इतनी सारी जो लेयर्स, ये ना ऐसे सर्कल की फॉर्म में बनती है, ठीक है, इस तरीके से। ये तो आपने अभी 2 बनाई ना, ये ऐसे करके एक और लेयर बनेगी ऐसे करके। ये पॉजिटिव चार्ज आया है, थोड़े टाइम बाद आपको यहाँ पर दिख रहा होगा कैसा कि यहाँ पर एक पॉजिटिव पॉजिटिव थोड़े बहुत आए, फिर नेगेटिव भी खिंच गए, थोड़े बहुत नेगेटिव भी खिंच रहे हैं, ठीक है, पॉजिटिव भी आ रहे हैं नेगेटिव भी आ गए, इस तरीके से ऐसे करते करते लेयर बनाता रहता है, ये लेयर बनाता रहता है ऐसे लंबी चौड़ी, समझ गए। अब समझना, यहाँ पर 2 नाम बताता हूँ मैं आपको, 2 लेयर्स के यहाँ पर मैं अब आपको नाम बताने वाला हूँ। तो जो यहाँ पर पहली लेयर बनती है ये, ठीक है, मैं यहाँ पर इस लास्ट वाले को तो छोड़ दो, यहाँ पर जो फर्स्ट लेयर बनती है ये वाली, वैसे कायदे से तो फर्स्ट लेयर इसे कहना चाहिए, लेकिन क्योंकि कोलॉइड जो है वो इसी I माइनस की एग्जिस्टेंस की वजह से कोलॉइड है, तो इसलिए हम यहाँ पर इस पूरे को ही कोलॉइड मान लेते हैं, ठीक है, इस पूरे को ही क्या बोल देते हैं, कोलॉइड बोल देते हैं। तो मैं इस तरह को इसको हटा देता हूँ, ठीक है, इस तरह से यहाँ से इसको हटा देता हूँ। तो जो फर्स्ट लेयर बनी है यहाँ पर आप ऐसे बना, इसको एक सेकेंड, यहाँ पर इसको ऐसे समझ लो, ये दोनों ऐसे जॉइंट ही हैं, एक तरह से ऐसे समझ लो। अब जो यहाँ पर लेयर बनी है पहली, इस पहली लेयर का नाम होता है यहाँ पर, इस पहली लेयर का यहाँ पर जो नाम दिया जाता है वो होता है स्टर्न लेयर, STERN लेयर, ठीक है, स्टर्न लेयर। या फिर आप इसको ऐसे समझ लो, ये सोल और ये नेगेटिव चार्ज के बाद जो पहली लेयर बनी है ये वाली, ये जो पॉजिटिव चार्ज की, ये जो फर्स्ट लेयर है, ये फर्स्ट लेयर, इसको बोला जाता है यहाँ पर स्टर्न लेयर, ठीक है, ये क्या है आपका स्टर्न लेयर है। उसके बाद यहाँ पर और लेयर बनती रहेंगी, और लेयर बनती रहेंगी, है ना, इसको बोला जाता है आगे जाके डिफ्यूज्ड लेयर, ठीक है। तो ये जो पहली लेयर बनी है ये वाली, इसको बोला जाता है स्टर्न लेयर, और इसके आगे अब जितनी भी आगे लेयर्स बनती है उन सबको बोला जाता है डिफ्यूज्ड लेयर, ठीक है, उन सबको क्या बोला जाता है, डिफ्यूज्ड लेयर। क्या ये बात आपको समझ आ गई, क्या ये बात यहाँ तक समझ आ गई। अब आइए और बातें समझते हैं, और बात समझते हैं। देखो ये जो डिफ्यूज्ड लेयर यहाँ से बनी है ना, ठीक है, मैं यहाँ पर एक सेकेंड, एक सेकेंड, ठीक है, मैं इसको समझ लो, यहाँ पर मैं ऐसे लिख रहा हूँ, ये जो बनी है यहाँ तक, ठीक है, इस पूरी को मैं बोल रहा हूँ डिफ्यूज्ड लेयर, ठीक है, डिफ्यूज्ड लेयर। और इसी डिफ्यूज्ड लेयर को यहाँ पर नाम दिया जाता है क्या, गो चैपमैन, गो चैपमैन लेयर, समझ गए। तो ये नाम ध्यान रख लेना बस। स्टर्न लेयर क्या होती है, जो फर्स्ट इलेक्ट्रिकल लेयर बनी है, और जो यहाँ पर सेकंड इलेक्ट्रिकल लेयर बनी है इसको बोला जाता है डिफ्यूज लेयर, और फिर डिफ्यूज लेयर का नाम होता है यहाँ पर गो चैपमैन लेयर। यानी जो आपकी टोटल इलेक्ट्रिकल लेयर है वो किस किस से बनी है, स्टर्न लेयर प्लस यहाँ पर गो चैपमैन लेयर, यानी जो आपकी डबल लेयर है, ये जो डबल लेयर कहलाती है ये आपकी पूरी की पूरी लेयर होती है। आइए इसकी थ्योरी समझ लो, थ्योरी लिखी हुई है। तो आयंस विच आर प्रेफरेंशियली एड्सॉर्ब्ड ऑन द सरफेस ऑफ पार्टिकल आर कॉल्ड पोटेंशियल डिटरमाइनिंग आयंस, ठीक है। जनरली जो आयंस ऊपर चिपकते हैं ना, ये जैसे यहाँ पर I माइनस चिपका था, ये पोटेंशियल डिपेंड करते हैं, इसका पोटेंशियल डिपेंड करता है किसके ऊपर, इस माइनस चार्ज या फिर प्लस चार्ज के ऊपर। तो जो भी कॉमन आयन होता है वही यहाँ पर आकर चिपकता है, इसमें I माइनस कॉमन था इसलिए ये आकर चिपक गया। अगर मान लो
प्लस वाला Ag प्लस चार्ज होता कॉमन, तो वो यहाँ पर चिपक जाता और इसकी वजह से ये एक पॉजिटिव सोल बनता और पॉजिटिव के सामने फिर ये नेगेटिव्स को खींचता अपनी तरफ। ठीक है, तो ये डिपेंडेंट होता है। मैं सिर्फ एक आइडिया दे रहा हूँ आपको बेसिक सा, बाकी आपको ये बात समझ में आ गई होगी। चलिए अब इस बात को आगे देखो। नेगेटिवली चार्ज ऑन सरफेस ऑफ AgI पार्टिकल अट्रैक्ट पॉजिटिव Na प्लस एंड रिपेल नेगेटिव आयन। ये पहली लेयर में ऐसा करेगा कि नेगेटिव को आने नहीं देगा, सिर्फ पॉजिटिव पॉजिटिव को अपनी तरफ खींच लेगा। ठीक है, और जो यहाँ पर ये फर्स्ट कॉम्पैक्ट लेयर बनी है नियर सरफेस, इस बात को ढंग से देख लो कि जो नियर सरफेस ये पॉजिटिव आयंस की लेयर बनी है इसे कहा जाता है स्टर्न लेयर, और द आयंस प्रेजेंट इन द स्टर्न लेयर आर कॉल्ड काउंटर आयंस। ठीक है, जो स्टर्न लेयर में आपके आयंस आए ये पहले प्लस वाले जितने भी ये वाले, इनको कहा जाता है काउंटर आयंस। इनको क्या कहा जाता है? काउंटर आयंस कहा जाता है। क्या ये बात तो समझ में आ गई यहाँ तक कि ये आपकी फर्स्ट लेयर है, इसको स्टर्न लेयर कह दिया और इसके अंदर जो आयन प्रेजेंट है वो काउंटर आयंस है। अब इन्फ्लुएंस ऑफ सरफेस चार्ज डिक्रीजेस विद डिस्टेंस, यानी जो सरफेस के ऊपर चार्ज है ना, ये सरफेस दिख रहा है जो, इसका इन्फ्लुएंस जो है वो डिक्रीज करता जाता है जैसे जैसे आप लेयर्स बनाते रहते हो। मतलब आप नहीं बनाओगे, खुद से खुद बनती रहती हैं। ठीक है, तो पहले में बहुत हायर इन्फ्लुएंस था तो सारे के सारे पॉजिटिव को खींच लेता है। थोड़े टाइम बाद इन्फ्लुएंस कम हो जाएगा क्योंकि अब ये यहाँ पर पॉजिटिव नेगेटिव में थोड़ा बहुत न्यूट्रलाइजेशन होगा, तो अभी क्या करेंगे, दूसरी लेयर बनाएंगे और दूसरी लेयर में थोड़े से कम आयंस आएंगे जो कि पॉजिटिव होंगे। जैसे कि देखो, तो इन्फ्लुएंस ऑफ सरफेस चार्ज डिक्रीज विद डिस्टेंस, हेंस कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आयन डिक्रीजेस विद डिस्टेंस। ठीक है, तो क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन कम हो गई तो डिस्टेंस डिस्टेंस जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे भी ये अब ज़्यादा खींचने की कोशिश नहीं करेगा। तो एट सम डिस्टेंस कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Na, यानी ऐसा डिस्टेंस जहाँ पर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Na जो होगा वो NO3 माइनस के बराबर हो जाएगा, है ना। ऐसा भी एक केस आएगा जहाँ पर जो इनका कॉन्सेंट्रेशन होगी Na प्लस और NO3 माइनस की जिस जगह पर, वहाँ पर ये लेयर रुक जाएंगी। ठीक है, यहाँ तक मतलब ये लास्ट कर पा रहा था, ये आपकी मैक्सिमम इसकी कैपेबिलिटी थी यहाँ से यहाँ तक की, इतनी लेयर ये मैक्सिमम बना सकता था। ठीक है, तो देखो वही लिखा है, द रीजन बिटवीन स्टर्न लेयर एंड द न्यूट्रल बल्क इज कॉल्ड गो चैपमैन लेयर, यानी डिफ्यूज लेयर। ठीक है, यानी स्टर्न लेयर के बीच में और जो ये लास्ट लेयर तक बनी है इनके बीच तक का जो भी लेयर बना है, इन पूरी लेयर्स को यहाँ पर बोला जाता है गो चैपमैन लेयर या फिर डिफ्यूज लेयर। कहानी समझ आ गई? ये तीनों लेयर जो बनी है ना, एक दो और ये जो यहाँ पर दो तीन लेयर बनी है, ये सब डिफ्यूज लेयर बनी है, यानी इसे गो चैपमैन लेयर आप बोलोगे। आइए आगे समझते हैं। अब जीटा पोटेंशियल क्या होता है? आइए अब मेन बात आती है यहाँ पर जीटा पोटेंशियल, और इसके ऊपर नेट में गेट में क्वेश्चंस आ रहे हैं रिसेंटली, तो इसको एक बार समझ लो। बहुत मुश्किल न्यूमेरिकल क्वेश्चन नहीं आ रहा है, बस बेसिकली आपसे ग्राफ का क्वेश्चन पूछेगा या फिर कुछ बेसिक आइडिया पूछेगा। आइए जीटा पोटेंशियल समझते हैं, जिसको रिप्रेजेंट करते हैं ऐसे जीटा से। तो जीटा पोटेंशियल, ठीक है, जीटा पोटेंशियल इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टाइटली बाउंड लेयर यानी स्टर्न लेयर एंड द इलेक्ट्रोन्यूट्रल रीजन यानी गो चैपमैन लेयर। ठीक है, गो चैपमैन लेयर और स्टर्न लेयर के बीच में जो पोटेंशियल क्रिएट होता है, लास्ट लेयर की बात कर रहा हूँ और मैं। ठीक है, इलेक्ट्रोन्यूट्रल रीजन का मतलब समझते हो, ये जो लास्ट वाली लेयर है ना, ये वाली, ये जो ये लास्ट वाली ये वाली लेयर, ये वाली रेड वाली, इस लाल वाली लेयर और इस वाली, ठीक है, मैं इसको कोई और कलर दे देता हूँ, कौन सा कलर दूँ, ये नीला कलर देख लो, थोड़ा थोड़ा हल्का नीला सा, ये वाला जो लेयर है, ये दो लेयर्स के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट होता है, इसको बोला जाता है यहाँ पर जीटा पोटेंशियल। ठीक है, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कोई पेन से, तो यहाँ से यहाँ तक का जो पोटेंशियल जनरेट हुआ है इसी को बोला जाता है यहाँ पर जीटा पोटेंशियल। क्या ये बात समझ में आ गई? ये जो यहाँ से यहाँ तक का लेयर का पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट हुआ है, यहाँ पर देखो इसकी वजह से एक पोटेंशियल जनरेट हुआ होगा और एक इसकी वजह से, इन दोनों के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है इसको बोला जाता है यहाँ पर जीटा पोटेंशियल। और यही चीज़ यहाँ पर हम कैलकुलेट करने वाले हैं और इसी की बेस पे हम अब यहाँ पर कोलॉइड्स की भी स्टेबिलिटी बताएंगे कि कैसे ये स्टेबल होंगे और कैसे ये स्टेबल नहीं होंगे। तो देखो बहुत सारी कहानी समझी है यहाँ पर हमने, पहले इंटरेक्शन समझे, उसके बाद मैंने इसको समझाया सिर्फ लंडन फोर्सेस यहाँ पर काम करती है जिसके अंदर R⁶ के ही इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, बस सिंपल सी बात इतनी। फिर उसके बाद हम यहाँ पर डबल लेयर की बात कर रहे थे, इससे पहले हमने इसका ग्राफ बनाया था एट्रैक्शन का, तो ये नेगेटिव में ऐसे ग्राफ बनता है। फिर डबल लेयर समझी हमने, डबल लेयर के बीच में गो चैपमैन और यहाँ पर हमने स्टर्न लेयर समझी। अब जीटा पोटेंशियल क्या होता है? पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टाइटली बाउंड लेयर, क्योंकि टाइटली बाउंड ही होगी ना, सरफेस के ऊपर बहुत ज़्यादा चार्ज है और उसके ऊपर पहली लेयर जो बनी है ये जो बनी है फटाफट, ये सबसे ज़्यादा बाउंड होगी क्योंकि सबसे ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड लेयर के साथ ये बैठा है। फिर इलेक्ट्रोन्यूट्रिकल रीजन के बीच में, तो द प्रेजेंस ऑफ चार्ज गिव राइज टू पोटेंशियल एट सरफेस विच डिक्रीजेज टू जीरो एट सम डिस्टेंस, यानी जो पोटेंशियल का डिफरेंस था, पहले यहाँ पर चार्ज था वो यहाँ पर था
उसकी वजह से इसने क्या करा, अट्रैक्शन करना स्टार्ट किया था, और वो तब तक करता रहा जब तक ये मैक्सिमम एक लेयर तक नहीं पहुंचा, है ना, यानी स्टर्न लेयर और ये जो लास्ट लेयर बनी इनके बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है, इसलिए हम इसको कैलकुलेट कर रहे हैं। क्या ये बात समझ में आ गई? तो समझिए, तो यहाँ पर दिस रीजन इन विच इन्फ्लुएंस ऑफ चार्ज इज एप्रिशिएबल इज कॉल्ड इलेक्ट्रिकल डबल लेयर। यानी जो पूरी लेयर बनी है, ठीक है, ये जो पूरी लेयर बनी है इसको बोला जाता है इलेक्ट्रिकल डबल लेयर। और इलेक्ट्रिकल डबल लेयर की आइए थिकनेस समझते हैं। देखो ये आपकी मान लो सोल थी, सोल के ऊपर सबसे पहली एड्जॉर्प्शन हुई है कुछ इस तरीके से, उसके बाद क्या हुआ, यहाँ पर एक लेयर बनी इस तरीके से, फिर उसके बाद एक और लेयर बनी कुछ इस तरीके से, है ना, इस तरीके से, और मान लो लास्ट एक लेयर और बन गई ऐसे, ठीक है, मान लो मैंने एक लास्ट लेयर ऐसे बना दी और ये आपकी ऐसे लेयर बनी, सही है। तो सबसे पहली लेयर क्या थी, देखो ये वाली आपकी, देखो ये माइनस माइनस यहाँ पर चिपके हुए थे इस सोल के साथ, तो ये लेयर बनी थी फर्स्ट, ये आपकी फर्स्ट वाली थी जो कि एड्जॉर्ब्ड हुई हुई है, ये एड्जॉर्ब्ड हुई हुई है, मैं इसको यहाँ पर एक जैसे ही मान लेता हूँ, ये एड्जॉर्ब्ड लेयर है। अब सबसे पहली लेयर किसकी वजह से बनी, ये पॉजिटिव चार्ज इसके साथ चिपका, है ना, इसको बोला हमने स्टर्न लेयर, ठीक है, इसको बोला हमने स्टर्न लेयर, कुछ इस तरीके से, ये स्टर्न लेयर है, सही है। अब ये स्टर्न लेयर बन गई। अब यहाँ से यहाँ तक की, जो यहाँ से यहाँ तक की जो है वो क्या है आपकी गो चैपमैन लेयर, ये भी समझ गए आप, है ना, ये चैपमैन लेयर है। अब जो थिकनेस है इस डबल लेयर की, ठीक है, जो थिकनेस होगी इस डबल लेयर की वो क्या होगी, देखो डबल लेयर की जो थिकनेस होगी ये क्या होगी, स्टर्न लेयर और इसके बीच का ही तो है ये लेयर, है ना, तो यहाँ से देखो मैं कहाँ बनाऊँ, ये देखो यहाँ से यहाँ तक का जो ये रेडियस है इसको बोला जाता है यहाँ पर थिकनेस ऑफ डबल लेयर। ये डबल लेयर यही तो है ना, स्टर्न लेयर से लेके जो लास्ट लेयर तक बनी है क्या है, पूरी डबल लेयर ही तो बनी है। तो इस पूरे डिस्टेंस को यानी पूरी रेडियस को क्या बोला जाता है यहाँ पर, थिकनेस ऑफ लेयर। और ये आपका डी बाई हकल रूल जैसा सुना है आपने, सॉरी डी बाई लिमिटेड, सॉरी डी बाय लेंथ, सॉरी डी बाय हकल लेंथ की जब बात कर रहे थे तो आपने कुछ ऐसा ही फॉर्मूला पढ़ा था, वहां पर बस क्या फर्क था, के इनवर्स इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ, है ना, ये भी अंडर रूट में ही है, तो वहां पर क्या बोले थे हमने, अंडर रूट ऑफ एप्साइलम इंटू एप्साइलम नॉट के टी, है ना। वैसे तो के टी को भी मैंने बताया था यहाँ पर, इसको आप आर टी लिख सकते हो, क्योंकि के टी के बाई एन ए क्या होता है, आर ही होता है, तो आपने एन ए हटा दिया नीचे से, और ये लिखा जा सकता है 2f² इंटू आई, ये कुछ ऐसा होता है डी बाई हकल लेंथ का जब आप फॉर्मूला देखते हो। वैसा ही ऐसा कुछ फॉर्मूला आपको यहाँ पर भी दिखाई देता है, जहाँ पर ये जो एप्साइलम है, ये जो एप्साइलम है ये कुछ और नहीं है, ये आपका ई इंटू ई नॉट ही है, यानी परमिटिव इंटू डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ये आपका एक तरह से डायरेक्ट इसको भी ऐसे समझ सकते हो, इसको डायरेक्टली ऐसे समझ सकते हो, तो ये वही है, ये वही है, बस इसमें एक एक्स्ट्रा चीज़ आ जाती है जो कि होती है रो यानी डेंसिटी। ये जो रो है यहाँ पर ये क्या है आपका डेंसिटी, ठीक है, डेंसिटी, बस इसको समझ लो, ये निकलवाएगा कोई नहीं आपसे, बस फॉर्मूले देख लो क्या क्या चीज़ें हैं। तो बस यहाँ पर एक डेंसिटी की एक्स्ट्रा टर्म आ गई है, बाकी सारा फॉर्मूला एज इट इज़ आपका वैसा ही है। तो ये इलेक्ट्रिकल डबल लेयर वही है, स्टर्न लेयर प्लस गो चैपमैन लेयर, वही बात बता रहा है ये भी यहाँ पर। और यहाँ पर सारी टर्म्स देखो इसने एक्सप्लेन कर दी है। आर डी मैंने बता दिया थिकनेस ऑफ लेयर है, एप्साइलम आर टी और एफ वगैरह ये सब आप जानते हो। आई क्या है यहाँ पर, आयनिक स्ट्रेंथ है। समझ गए भाई, क्या इतनी बात समझ में आ गई? क्या ये पूरी कहानी आपको समझ में आ गई? ये आपकी पूरी एक डबल लेयर बनी है। अब आइए समझते हैं रिपल्सिव पोटेंशियल एनर्जी। आपने वेंडरवॉल अट्रैक्शन एनर्जी समझ ली, अब आइए रिपल्सिव एनर्जीज के बारे में थोड़ा समझते हैं। तो रिपल्सिव एनर्जीज ये किस पर डिपेंड करती है, ये रेडियस ए पर डिपेंड करती है। ये किस पर डिपेंड करती है, रेडियस ए के ऊपर डिपेंड करती है। अब देखो ए क्या है, ए क्या है, यहाँ सेंटर से लेके इस पूरी डबल लेयर तक का जो रेडियस होता है इसको यहाँ पर ए से रिप्रेजेंट किया जाता है। थिकनेस क्या है, स्टर्न लेयर से लेके लास्ट लेयर तक का डिस्टेंस, और जो आपका रेडियस ऑफ लेयर है ये यानी यहाँ पर ए की वैल्यू, तो ये क्या है, सेंटर से लेके कोलॉइड के सेंटर से लेके लास्ट लेयर तक का डिस्टेंस, इसे ए से लिखा जाता है यहाँ पर, ठीक है, इसे ए से लिखा जाता है। देख लो ढंग से, ये आपका ए है, ये देखो ये ए है, और ये जो था ये सिर्फ यहाँ से यहाँ तक का ये आपका डिस्टेंस ऑफ थिकनेस है, थिकनेस लेयर है। तो इसका जो फॉर्मूला होता है रिपल्सिव एनर्जी का, बस डायरेक्टली समझ लो, ये आपसे पूछेगा नहीं पर एक बार याद रख लो, इसको याद रख लो किस किस पे डिपेंड कर रहा है। देख लो
तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ रिपल्शन जो है यहाँ पर a इंटू स्मॉल a का स्क्वायर इंटू जीटा पोटेंशियल का स्क्वायर डिवाइड बाय r इंटू ई की पावर माइनस एस बाय आर डी। ठीक है, ई की पावर माइनस एस बाय आर डी। तो आर डी क्या है यहाँ पर? थिकनेस ऑफ लेयर। ठीक है, आर डी क्या है? थिकनेस ऑफ लेयर। यहाँ पर ये जो आर है, ठीक है, ये जो आर है ये भी मैं बताता हूँ क्या है, और ये एस क्या है मैं बताता हूँ। ए आप समझ गए ना, ए क्या है? ए ये है, आर डी ये है। अब आइए इसको समझते हैं कि ये जो एस है और ये जो कैपिटल आर है ये क्या होता है। देखो मैं इसको अलग पेज पे समझा देता हूँ। तो भाई यहाँ पर मैं मान लो एक लेयर बना रहा हूँ, ये कुछ ऐसी, कुछ तीसरी लेयर यहाँ पर भाई, चलो मैं ज़्यादा नहीं बड़ी बना रहा, 4 लेयर बहुत है। ठीक है, ये 4 लेयर बनी, तो ये तो आपकी पहली लेयर है। इसी तरीके से ऐसे दूसरा पार्टिकल भी तो होगा। ये तो पार्टिकल नंबर 1 है, ये तो पार्टिकल नंबर 1 है। ठीक है, और ये पार्टिकल नंबर 2 है। मैं अंदर नहीं लिख रहा हूँ, बाहर लिख देता हूँ इससे अच्छा। ये पार्टिकल नंबर 1 है और ये पार्टिकल नंबर 2 है। दो पार्टिकल के बीच में अब बातें कर रहे हैं हम यहाँ पर। देखो मैंने क्या बताया, यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है उसको क्या लिखा गया? ए लिखा गया। तो मैं इसको ऐसे ना लिखकर ऐसे लिख देता हूँ, यहाँ से ऐसे दिखा देता हूँ। यहाँ से यहाँ तक का ये जो डिस्टेंस है वो ए है, और सेम ऐसे ही इस वाले के लिए भी होगा। यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस ए हो गया। इन दोनों के लिए क्या क्या है डिस्टेंस? ए और ए। ठीक है, मैं थोड़ा सा और बड़ा कर देता हूँ, नहीं दिख रहा हो तो। देखो ये ए और ए डिस्टेंस है। फिर आर डी क्या था? आर डी है जी ये, यहाँ से यहाँ तक का है ना, ये वाला, बल्कि दूसरे कलर से लिखता हूँ। ये आपका आर डी है दोनों के लिए, क्योंकि सेम ही मॉलिक्यूल है ना, दोनों के अंदर सेम ही है ना, तो आर डी ए हो गया। ठीक है, बल्कि सॉरी ये और कम होगा, रुको रुको रुको, ये नहीं होगा, 2 लेयर्स के बाद ये पहली लेयर ये है ना, यहाँ से यहाँ तक का ये है आर डी, ये है आर डी, ये आपका, हाँ ये आर डी है। स्टर्न लेयर तो ये वाली बनी है ना, ये वाली स्टर्न लेयर है ना, ये वाली देखो, ये वाली स्टर्न लेयर, ये वाली, ठीक है ये वाली, और इसमें ये वाली स्टर्न लेयर है। तो ये दोनों स्टर्न लेयर्स हैं। चलिए समझ गए, बल्कि मेरे को ये लास्ट वाली हटाई देनी चाहिए, नहीं तो चलो छोड़ो, कोई बात नहीं। अब देखो ये तो दोनों पता ही है आपको। अब कैपिटल आर क्या होता है? कैपिटल आर होता है यहाँ से इसके सेंटर से लेके इसके सेंटर तक का डिस्टेंस। ठीक है, दो पार्टिकल जो हैं, ठीक है मैं कौन से पेन से लिखूँ यार, थोड़ा सा और क्लोज ले आऊँ मैं भले ही। देखो इसके सेंटर से लेके इसके सेंटर तक का जो डिफरेंस होता है, ठीक है, इसके सेंटर से इसके सेंटर तक का डिस्टेंस, यानी मैं इसकी बात कर रहा हूँ, ये वाले यहाँ से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस होता है इसको बोला जाता है कैपिटल आर। ठीक है, इसको क्या बोला जाता है? कैपिटल आर बोला जाता है। समझ गए? इसको क्या बोला जाता है? कैपिटल आर बोला जाता है। और दोनों के सरफेस से सरफेस तक का डिस्टेंस, यानी यहाँ से, अरे यार दोनों एक जैसे कलर कैसे हो गए, हाँ, तो यहाँ से यहाँ तक का इन दोनों के सरफेस के बीच का जो डिस्टेंस होता है, तो यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस होता है इसको बोला जाता है एस। ठीक है, इसको क्या बोला जा रहा है? एस बोला जा रहा है। समझ गए क्या? आप समझ गए, इसे एस बोला जा रहा है। और एस क्या है? अगर आप एस बोलोगे तो ये एस क्या है? देखो ये एस क्या है, अगर मेरे को एस का रिलेशन बताना हो तो देखो ये एस है क्या? एस आपका, अगर मैं इस कैपिटल आर को ले लूँ, ये कैपिटल आर क्या है? यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, और इसमें से मैं ये वाला ए और ये वाला ए इन दोनों को घटा दूँ, यानी आर में से 2 ए हटा दूँ, तो यहाँ पर क्या मिल जाएगा आपको? एस मिल जाएगा। सही है, तो एस यहाँ पर ये होता है। एस क्या है आपका? आर माइनस 2 ए है। ए क्या है? यहाँ से यहाँ तक की लेयर की डिस्टेंस, यहाँ से यहाँ तक की लेयर की डिस्टेंस। कैपिटल आर क्या है? इस सेंटर से लेके इस सेंटर तक का डिस्टेंस। और एस क्या है? सरफेस से सरफेस तक का डिस्टेंस, इन दोनों के बीच के सरफेस का डिस्टेंस। और एस को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ठीक है, एस को मैं ऐसे लिख सकता हूँ। क्या ये बात आपको क्लियर है? ठीक है, क्या ये बात? और हाँ यहाँ पर भी एक चीज़ बता देता हूँ, ये आर आई जे है, यानी 2 पार्टिकल की बात हो रही है ना, ये आईएथ पार्टिकल है और ये जेएथ पार्टिकल है, तो इन दोनों के बीच का आर, ठीक है, ये दोनों के बीच का डिस्टेंस आई जे, बस यहाँ पर ये एक्स्ट्रा लिखना था, बाकी सब सही है। तो आई होप समझ में आ गया होगा कि ये 2 पार्टिकल के बीच में क्या कहानी चल रही है। तो ये फॉर्मूला क्या है? देखो ये फॉर्मूला यहाँ से क्या आया?
वी रिपल्शन यानी पोटेंशियल एनर्जी ऑफ रिपल्शन, ए है क्या है आपका कांस्टेंट है, ठीक है, ए यहाँ पर क्या है एक कांस्टेंट है, इसकी कोई वैल्यू दी जाएगी, अगर दी जाएगी तो क्वेश्चन में आपको, नहीं तो आपको कुछ दिमाग नहीं लगाना अपना, ये सिर्फ एक कांस्टेंट है, ठीक है। कैपिटल आर मैंने समझा दिया, एक आयन से ले एक कोलॉइड पार्टिकल से दूसरे कोलॉइड पार्टिकल के बीच के सेंटर का बीच का डिस्टेंस, ये आर हो गया। जीटा पोटेंशियल ये आपको दिया जाएगा, निकलवाएगा, और यहाँ से एस क्या है, डिस्टेंस बिटवीन सरफेस के बीच का डिफरेंस, ये थिकनेस हो गई, ए आपका कोलॉइडल पार्टिकल का रेडियस है, ठीक है। तो ये फॉर्मूला आता है यहाँ पर रिपल्शन एनर्जी का। और अगर मैं यहाँ से बोलूँ तो आप यहाँ पर एक और बात बोल सकते हो क्या, कि जो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ रिपल्शन होती है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके, जीटा के, ठीक है, जीटा के स्क्वायर के, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, और ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है रेडियस के, ठीक है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है किसके, रेडियस के, ये कैपिटल वाले आर के, ओके। तो यहाँ पर लिख लो, ये कैपिटल आर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, और डायरेक्टली किसके प्रोपोर्शनल है, ये ए स्क्वायर के, स्मॉल ए वाले स्क्वायर के, स्मॉल ए क्या है, ये पूरा कॉलॉइड के पार्टिकल का स्क्वायर। समझ गए भाई, आसान है। अब समझना, ये तो तब है जब मैं मान लो कि थिकनेस कह रहा हूँ कि ठीक ठाक है, यानी आर डी की वैल्यू जो है वो एक ठीक ठाक वैल्यू है, ये तब है। लेकिन मान लो मैं कह दूँ कि अगर ए जो है वो थिकनेस से बहुत ज़्यादा है, ठीक है, ए क्या है आपका, थिकनेस से बहुत ज़्यादा, ए क्या है आपका, देखो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, ये अगर बहुत ज़्यादा है मतलब थिकनेस है ही नहीं, यानी थिकनेस है ही नहीं, आप ऐसा समझ लो। एक तरह से ये कहना चाह रहा है कि वो जो लेयर बनी है ना यहाँ पर, ये लेयर इस तरीके से, इसकी थिकनेस ज़्यादा है ही नहीं, ये यहाँ से यहाँ तक की है, और थिकनेस सिर्फ इतनी सी है। अगर ये बहुत बड़ी है, ए की वैल्यू ही ज़्यादा है और थिकनेस बहुत कम है, कंपैरिजन टू थिकनेस ए ही ज़्यादा है, तो ऐसे केस में हम यहाँ पर अप्रॉक्सीमेशन ले लेते हैं, और अप्रॉक्सीमेशन लेने के बाद यही फॉर्मूला आपका कन्वर्ट हो जाता है कुछ इस फॉर्मूले के अंदर, ठीक है। जब ये लेयर बहुत थिन होगी तो यहाँ पर आपका फॉर्मूला कुछ ऐसा बन जाएगा, यानी रिपल्शन पोटेंशियल एनर्जी जो होती है बाकी सब सेम रहेगा, आर की जगह आप 2 ले लोगे, और ये ई की पावर की जगह ln 1 प्लस ई की पावर माइनस एस बाय आर डी। सही है, तो बस याद रख लो, ध्यान रख लो कि क्या क्या चीज़ें होती हैं, बाकी इसमें और कुछ खास है नहीं, ये पूरा का पूरा आपका फॉर्मूला हो गया। समझ गए, तो रिपल्सिव पोटेंशियल एनर्जी की हमने बात कर ली है। तो अब हमने देखो दो चीज़ों की बात करी, एक पोटेंशियल एनर्जी रिपल्सिव वाली, और एक आपने यहाँ पर किसकी बात करी, एक आपने किसकी बात करी, एट्रैक्शन ऑफ वैंडरवाल फोर्सेस, ठीक है, वैंडरवाल फोर्सेस इंटरेक्शन की। देखो रिपल्सिव एनर्जी के कर्व को मैं एक्सप्लेन कर सकता हूँ, ये क्योंकि डिस्टेंस बिटवीन पार्टिकल्स ऑलमोस्ट टचिंग ईच अदर एंड डिक्रीजेस टू जीरो आउटसाइड द डबल लेयर। आइए अब इसको थोड़ा सा समझते हैं डायग्राम से, ठीक है, डायग्राम से समझते हैं, यानी लेयर को समझते हैं। तो इसका देखो डायग्राम देखो कैसा बनेगा, कर्व कैसा बनेगा, सॉरी, देखो इसका कर्व ना कुछ ऐसा बनेगा, जैसे दूर था जब ये, ठीक है, यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ है, ये पोटेंशियल एनर्जी है, एक सेकेंड, यहाँ पर मैं इसको लिख दूँ, या फिर रिपल्सिव फोर्सेस के लिए पोटेंशियल एनर्जी ऐसे लिख दूँ, ये रिपल्शन वी रिपल्शन ऐसे लिख दूँ, सही है। देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर क्या हो रहा है, जैसे जैसे डिस्टेंस पास आता रहेगा वैसे वैसे क्या होगा, रिपल्शन बढ़नी स्टार्ट होगी, और एक पॉइंट पे इसकी रिपल्शन कैसी हो जाएगी, ऐसे मैक्सिमम हो जाएगी इस तरीके से। तो इसका कर्व कुछ इस तरह से आएगा, यानी डिस्टेंस ये आपका जीरो डिस्टेंस है, दोनों के बीच पर डिस्टेंस जो है वो जीरो हो गया, मतलब जैसे जैसे पार्टिकल नज़दीक आएगा वैसे वैसे पोटेंशियल एनर्जी बढ़ जाएगी, बढ़ती जाएगी, और एक पॉइंट पे ये बहुत मैक्सिमम हो जाएगी। ऐसा ही होना चाहिए, वही यहाँ पर बताया है। तो रिपल्सिव एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी यानी जीटा पोटेंशियल के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, ठीक है। अब आइए इसको डीएलवी थ्योरी से समझते हैं, ये जो आपने यहाँ पर बात करी है इसी चीज़ को आइए डीएलवी थ्योरी से समझते हैं। तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है जो मैंने बताया था, रिपल्शन जो आपका जीटा स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होता है, और जो मैंने लास्ट में ये भी जो बताया था ये भी डायरेक्टली यहाँ पर याद रख लेना, इसके ऊपर क्वेश्चन कभी कभी पूछ लेता है। ओके, आइए अब डीएलवी थ्योरी, अब मैं क्या करता हूँ इन दोनों चीज़ों को कंबाइन कर लेता हूँ। तो डीएलवी थ्योरी एक्सप्लेन करती है टेंडेंसी ऑफ कॉलॉइड्स टू एग्रीगेट या फिर रिमेन डिस्क्रीट बाय कंबाइनिंग। मतलब डीएलवी थ्योरी ये बताती है कि आपके जो दो कॉलॉइड पार्टिकल है पॉजिटिव पॉजिटिव, ये पास आने के बाद क्या एग्रीगेट कर जाएंगे। एग्रीगेट मतलब ये कॉलॉइड अब कॉलॉइड ना रहकर एक एग्रीगेशन यानी फ्लॉकुलेशन कर लें, कोएगुलेशन कर लें। कोएगुलेशन का मतलब जब दो पार्टिकल्स आ जाते हैं और खट्टे हो जाते हैं, ऐसे करते हैं बहुत सारे पार्टिकल जब खट्टे हो जाते हैं इस तरीके से झुंड बना लेते हैं, इसे कहा जाता है प्रेसिपिटेशन या कोएगुलेशन, है ना। इसके बारे में हम ऑलरेडी बढ़ चुके हैं, इसको ज़्यादा डिटेल में नहीं जानने वाले हम। तो ये बताता है कि आपका जो दो पार्टिकल्स हैं वो कोएगुलेशन करेंगे या नहीं करेंगे।
है ना, या फिर वो अकेले अकेले रहेंगे या फिर वो ऐसे एग्रीगेट बना लेंगे, इसी को प्रेडिक्ट करती है डीएलवीओ थ्योरी। तो ये दोनों को जब यहाँ पर हम कंबाइन कर दें, यानी वैंडरवॉल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन को और इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सिव कर्व दोनों को यहाँ पर जब मैं कंबाइन कर दूंगा, देखो तो क्या मिलेगा आपको। तो देखो ये कुछ ऐसा मिलेगा आपको, ये भाई एक यहाँ नीचे, ये आपका ये कुछ ऐसा, एक सेकेंड, हाँ। तो देखो यहाँ से आपका जो कर्व है वो कैसा जा रहा है, इस तरीके से, और इधर रेड वाला कर्व मैंने कैसा बनाया था, सॉरी, ये रेड वाला कर्व बिल्कुल ऐसे बना था, कुछ इस तरीके से, है ना भाई, कुछ इस तरीके से बनाया था। अब जब इन दोनों को आप कंबाइन करते हो, ठीक है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, ये आपका रिपल्शन वाला पार्ट है और यहाँ नीचे आपका क्या है, अट्रैक्शन वाला पार्ट है। यानी जब रिपल्शन डोमिनेट करेगी तो यहाँ पर कर्व ऊपर की तरफ आएगा और जब अट्रैक्शन डोमिनेट करेगी तो कर्व नीचे की तरफ आएगा। सिंपल है। अब यहाँ पर दोनों चीज़ें एक साथ अगर लग रही हैं, अगर ये दोनों चीज़ें एक साथ लग रही हैं तो अब क्या होगा, देखो आपको अगर नेट निकालना है ना, नेट नेट मतलब इन दोनों के बीच के आपने डिफरेंस देखे, पोटेंशियल एनर्जी बढ़ भी रही है और एक जगह कम भी हो रही है, तो इन दोनों का नेट क्या होगा, जो भी ऊपर की वैल्यू यानी पोटेंशियल एनर्जी जो हायर होगी, हायर वैल्यू को लोअर वैल्यू से अगर हायर वैल्यू लो और उसमें से माइनस कर दूं लोअर वैल्यू को, तो मुझे नेट वैल्यू मिल जाएगी। अब ऐसे ही निकालते हो ना भाई, डेल्टा क्या होगा, डेल्टा क्या होगा, इन दोनों के चेंज क्या होगा, डेल्टा वी, है ना, पोटेंशियल एनर्जी का जो बीच में चेंज आएगा रिजल्टेंट, वो क्या होगा भाई, जो वैल्यू हायर होगी जनरली रिपल्शन की, है ना, वो ज़्यादा होगी, तो इसमें से आप माइनस कर दो वी ऑफ अट्रैक्शन की, यहाँ से क्या आ जाएगा आपके पास, यहाँ से क्या आ जाएगा, चेंज आ जाएगा, नेट रिजल्टेंट आ जाएगा, सिंपल सी बात है। तो देखो इधर, तो नेट एनर्जी कर्व इज ऑब्टेन्ड बाय सब्ट्रैक्टिंग स्मॉलर वैल्यू फ्रॉम लार्जर वैल्यू। अगर रिपल्शन सेक्शन एग्जिस्ट करता है तो मैक्सिमम रिपल्सिव एनर्जी यहाँ पर एनर्जी बैरियर कहलाती है। देखो कैसे, देखो अब यहाँ पर इस पॉइंट पे बात कर रहा हूँ मैं, तो यहाँ पर तो कोई दिक्कत नहीं है, नॉर्मल चल रहा है, नॉर्मल चल रहा है इस तरीके से। जैसे जैसे आप यहाँ पर आगे बढ़ोगे ना तो ये एनर्जी ऐसे इंक्रीज करेगी और एक पोटेंशियल पे यहाँ पर ये मैक्सिमम जाएगी। ठीक है, मैं आपको बना के दिखाता हूँ सीधा, कुछ इस तरीके से ये आपको देखने के लिए मिलेगी ऐसे। ठीक है, ये कुछ ऐसे इस तरीके से, सही है, बल्कि इसको थोड़ा सा ये आपका ऐसे इस तरीके से। ठीक है, ये आपका ये आ गया। तो ये आपको मैं यहाँ पर शेड कर देता हूँ, ये रीजन को ध्यान रख लेना, इस रीजन का, ये रीजन, ठीक है, ये वाला इस तरीके से, समझ गए, कुछ इस तरीके का जो ये रीजन है, इस रीजन को ध्यान रखना है आपको, सॉरी इधर नहीं, ये वाला, ये रीजन, कुछ इस तरीके से ये डायग्राम बनता है। सही है, आप समझना यहाँ पर, समझते जाना अब यहाँ पर, ये डायग्राम इंपॉर्टेंट है, इसको एज इट इज समझ लो, याद रख लो। ठीक है, ये आपका पोटेंशियल एनर्जी ऑफ रिपल्शन है और ये पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अट्रैक्शन है। ठीक है, यहाँ पर आपकी मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी आती है, ये आपकी वी मैक्स है, मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी यहाँ से आती है। तो देखो इसने कहा जो रिपल्सिव सेक्शन एग्जिस्ट करता है उसमें से सबसे मैक्सिमम रिपल्सिव एनर्जी होती है, उसको एनर्जी बैरियर कहा जाता है। यानी ये जो वी मैक्स है यही क्या है आपका एनर्जी बैरियर है, यानी एनर्जी बैरियर, यानी यहाँ तक अगर कोलॉइड आते हैं दोनों पास में और इस एनर्जी बैरियर को अगर क्रॉस कर जाते हैं तो उस केस में भी यहाँ पर एग्रीगेशन हो सकता है। ठीक है, यानी देखो दो कोलॉइड पार्टिकल थे, उन्होंने एक तरफ डबल लेयर बनाई, एक इस कोलॉइड पार्टिकल ने डबल लेयर बनाई, एक इस कोलॉइड पार्टिकल ने डबल लेयर बनाई, दोनों के दोनों अब यहाँ पर आ रहे हैं, पास में आ रहे हैं, पास में आ रहे हैं, पास में आ रहे हैं। एक टाइम ऐसा आएगा, देखो यहाँ पर मैं समझाता हूँ इस तरीके से, देखो ये दो पार्टिकल थे, ठीक है, मैं यहाँ से इसको कॉपी वेस्ट कर लेता हूँ समझाने के लिए। देखो तो ये सब हटा दो, देखो आपका पहला पार्टिकल ये था, दूसरा पार्टिकल ये था, दोनों चार्ज पार्टिकल है। थोड़े टाइम बाद देखो ये आसपास आएंगे, पास में आएंगे, पास में आएंगे, पास में आएंगे, पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रही है, बढ़ रही है, बढ़ रही है, बढ़ रही है, बढ़ रही है। अब थोड़े टाइम बाद ये दोनों डबल लेयर आपस में क्रॉस करना स्टार्ट करेंगी, मर्ज करना स्टार्ट करेंगी, तो ये डबल लेयर्स यहाँ पर अब मर्ज कर गई हैं, तो पोटेंशियल एनर्जी अब हाई हो गई है ना, हाई हो गई है। अगर जिस पॉइंट पे ये दोनों के दोनों क्या होंगे, एक दूसरे के बहुत नोज आ जाएंगे, ये आपका एक मैक्सिमम पॉइंट है जहाँ तक ये दूसरे एक दूसरे के क्लोज आ गए। तो इस केस में क्या हुआ, पोटेंशियल एनर्जी देखो पहले आ रहे थे पास में, तो यहाँ से बढ़ रही थी, बढ़ रही थी, बढ़ रही थी, इस पोजीशन पे ये सबसे मैक्सिमम पे हो गए, इस पोजीशन पे ये सबसे मैक्सिमम पे हो गए। अगर इनके बीच की जो फ्रीक्वेंसी है, इनके बीच में जो करने की, ठीक है, ये दोनों आगे आने की अगर और टेंडेंसी रखते हैं तो क्या होगा, ये और आगे चले आएंगे कुछ इस तरीके से और ये मर्ज कर जाएंगे। ठीक है, एक सेकेंड, तो देखो ये आएंगे आएंगे आएंगे, मैंने कहा एनर्जी बढ़ रही है, बढ़ रही है, बढ़ रही है,
इस पॉइंट तक मैंने कहा ये मैक्सिमम गए। अगर इनकी फ्रीक्वेंसी में और ताकत है यानी ये और आगे अगर बढ़ सकते हैं, मैंने डिपेंड तो ये करता है ना कि भाई कितनी फास्ट आ रहे हैं। अगर मान लो स्लो स्लो आ रहे हैं तब तो कोई दिक्कत नहीं है, धीरे धीरे आते रहेंगे आते रहेंगे। अगर ये धीरे धीरे आ रहे हैं तो ये आते रहेंगे और एक टाइम पर ये रुक जाएंगे क्योंकि इनके बीच में स्पीड कम थी। लेकिन अगर मान लो आपने बहुत हाई टेम्परेचर दिया, बहुत बहुत ही हाई टेम्परेचर पे हो, तो इसकी वजह से क्या होगा, यहाँ पर थर्मल मोशंस बढ़ जाएंगे और थर्मल मोशन की वजह से ये एकदम फटाफट आ जाएंगे, है ना, एकदम फुल स्पीड में एकदम से घुसेंगे इसके अंदर इस तरीके से। और ये इतनी स्पीड से घुसेंगे कि इनके बीच की जो डबल लेयर्स हैं वो आपस में टूट जाएंगी और ये दोनों एक साथ मर्ज कर जाएंगे। समझ रहे हो? देखो यहाँ पर ये पहले अलग अलग थे कम कम टेम्परेचर पे, जैसे आपने यहाँ पर देखा ये पहले आ रहे थे स्लो, है ना, टेम्परेचर जैसे जैसे आप आ रहे हो पास में पोटेंशियल एनर्जी बढ़ गई बढ़ गई बढ़ गई, यहाँ तक बढ़ी यहाँ तक मैक्सिमम। अगर ये और क्रॉस कर सकते हैं तो ये एग्रीगेट कर जाएंगे, ये इनके ऊपर है। अगर ये नहीं कर पा रहे हैं मतलब ये यहीं पर रह जाएंगे एक तरह से, ये मैक्सिमम यहाँ तक रह जाएंगे और ये स्टेबल होंगे इस जगह पर। ये दोनों एक दूसरे के साथ यहाँ पर स्टेबल होंगे, मैक्सिमम स्टेबल यहाँ पर होंगे। लेकिन मान लो मैं क्या कह रहा हूँ कि यहाँ पर टेम्परेचर बहुत हाई होता तो ये क्या होता है, एकदम फास्ट यहाँ पर आते और ये एनर्जी बैरियर टूट जाता और साथ साथ ये डबल लेयर को भी ब्रेक कर देते और ये डबल लेयर भी ब्रेक हो जाती और साथ साथ ये एग्रीगेट बना लेते कुछ इस तरीके से। यानी एनर्जी पहले ऐसे बढ़ी 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 और एक मैक्सिमम पॉइंट तक पहुंची। अगर ये इतनी स्पीड रखते हैं यानी इतनी पावर रखते हैं रिपल्सिव फोर्सेस को क्रॉस करने की, तो ये एनर्जी ऐसे डिक्रीज कर जाएगी, यानी अट्रैक्शन यहाँ पर अब डोमिनेट कर जाएंगी। कॉलॉइड जो बनते हैं एग्रीगेट वो अट्रैक्शन की वजह से तो बन रहे हैं भाई। इन दोनों के बीच में जब अट्रैक्शन होगा तभी तो ये दोनों एक दूसरे साथ जुड़ेंगे। अट्रैक्शन फोर्सेस अगर ज़्यादा नहीं होंगी, रिपल्सिव ज़्यादा होंगी, तो ये जुड़ ही नहीं पाएंगे ना। तो मैं ऐसे केस में हाई टेम्परेचर पे ले जा सकता हूँ ताकि ये एकदम फास्ट कोलिजन करें और इस कोलिजन की वजह से ये डबल लेयर ब्रेक हो जाएगी और यहाँ पर ये दोनों फ्लॉक्युलेशन कर लेंगे या फिर मैं कहूँगा एग्रीगेट बना लेंगे, कोएगुलेशन कर लेंगे। सब एक ही बात है, कोएगुलेशन फ्लॉक्युलेशन एक ही बात है, सब नाम अलग अलग है, बस नाम एक बात एक ही है। क्या ये बात समझ में आ गई यहाँ तक? क्या यहाँ तक समझ आ गई? देखो वही लिखा है कि एनर्जी बैरियर बोला जाता है इसको अगर, और यहाँ पर एक और चीज़ मैं आपको बताऊंगा अभी हाइट के ऊपर भी। तो इन ऑर्डर टू एग्रीगेट पार्टिकल्स मस्ट हैव सफिशिएंट काइनेटिक एनर्जी ड्यूरिंग कोलिजन टू क्रॉस द बैरियर। इस क्रॉस करने के लिए इस बैरियर को उसके पास पोटेंशियल हाई काइनेटिक एनर्जी होनी चाहिए, नहीं तो वो क्रॉस नहीं कर पाएंगे। तो एट हाई टेम्परेचर पार्टिकल्स कैन क्रॉस बैरियर इजिली, हेंस कोएगुलेशन बढ़ जाएगा, यानी कोएगुलेशन यहाँ पर हो जाएगा। समझ गए? क्या इतनी बात समझ में आ गई? इफ बैरियर इज क्रॉस्ड नेट इंटरेक्शन बिकम्स अट्रैक्टिव एंड पार्टिकल्स फॉर्म एग्रीगेट। यानी अब यहाँ पर पार्टिकल्स यहाँ पर एग्रीगेट होंगे तो मतलब अट्रैक्टिव फोर्स अब डोमिनेट कर गई, यानी एनर्जी आपकी नेगेटिव में चली जाएगी इस तरीके से। पहले पॉजिटिव तक जाएगी फिर उसके बाद नेगेटिव में चली जाएगी। क्या ये कहानी समझ में आई? क्या ये बात आपको यहाँ तक समझ में आ गई कि क्या चल रहा है? क्या ये समझ में आया यहाँ तक क्या चला है, क्या हुआ ये? तो कुछ नहीं है, डीएलवी थ्योरी में बस इतनी सी बात बता रहा है कि कर्व कैसे होगा। मतलब मैं अभी यहाँ पर हर एक पॉइंट पे बात कर रहा हूँ कि किस मैक्सिमम पॉइंट तक, मैं किस मैक्सिमम डिस्टेंस तक, यानी ये जो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस है, दो पार्टिकल्स के बीच का जो डिस्टेंस है यानी कैपिटल आर, जो दो लेयर्स के बीच का डिस्टेंस है सेंटर टू सेंटर, वो क्या है? कैपिटल आर ही तो है। तो ये कितना हो सकता है मैक्सिमम कि यहाँ पर आपकी पोटेंशियल एनर्जी, ये कितना हो सकता है कि यहाँ पर ये दोनों कॉलॉइड स्टेबल रहे। इसकी स्टेबिलिटी क्या बताते हैं कॉलॉइड्स, कहाँ तक है मैक्सिमम, कितने डिस्टेंस इन दोनों के बीच में हो ताकि ये स्टेबल रहे। समझ में आ गई बात? मतलब अगर ये ज़्यादा पास आ जाएंगे तो कॉलॉइड बन के खत्म ही हो गए, कॉलॉइड तो रही नहीं ना, अब एग्रीगेट बन गया तो कॉलॉइड अब इंडिविजुअल पार्टिकल बचा ही नहीं, ये यहाँ पर एग्रीगेट बन के खत्म हो जाएगा। कॉलॉइड की इसकी कोई आइडेंटिटी नहीं बची। और सेक्रेट ये तभी रह सकता है जब ये लास्ट इस पॉइंट तक गया मैक्सिमम तक, है ना, इसके बाद तो नीचे चला जाएगा, इसके बाद तो नीचे एनर्जी तक चला जाएगा। तो बस यही चीज़ यहाँ पर हमको बतानी होती है। अब ये जो कर्व बना है ना, ये हायर एनर्जी लोअर एनर्जी का, यानी ये जो मैक्सिमम पोटेंशियल बना है ये डिपेंड करता है नेचर ऑफ आयंस पे। यानी हो सकता है अगर मेरा आयन है, कोई आयन है, मान लो ये आपने एक बैरियर बनाया तो इसमें जो कर्व गया था वो मैक्सिमम सिर्फ इतना गया, कुछ इस तरीके से, ये मैक्सिमम कर्व इस तरीके से गया। मान लो कोई आपका दूसरा नेचर का पार्टिकल होता तो हो सकता है उसका कर्व और हायर पोटेंशियल एनर्जी पे गया हो, उसका कर्व हो सकता है ना, और हायर पोटेंशियल एनर्जी पे हो सकता है। और हो सकता है कि यहाँ पर जो आप तीसरा बनाओ यानी तीसरे टाइप का आयन, उसका और भी ज़्यादा हो, उसका और भी ज़्यादा हो मैक्सिमम पोटेंशियल, हो सकता है ना भाई। ये तो आपने एक आयन की बात करी है, एक टाइप के पार्टिकल की बात करी है, तो पार्टिकल अलग अलग होंगे तो उस पर अलग अलग वैल्यूज़ भी हो सकती हैं। यानी मैक्सिमम पोटेंशियल डिपेंड करता है, मैक्सिमम पोटेंशियल डिपेंड करता है कि किस तरह का आयन है और कौन सा आयन है। ठीक है, तो यहाँ पर रीजन भी चेंज हो सकता है अलग अलग आयन के लिए, कुछ इस तरीके से। समझ आ गई बात? अब जितनी ज़्यादा हाइट होती है ना, देखो जितनी ज़्यादा हाइट होती है उतना ही सिस्टम स्टेबल होता है। क्यों? सिस्टम स्टेबल का मतलब वो एग्रीगेट नहीं बन पा रहा है। ठीक है, एग्रीगेट ना बनना, यहाँ पर सिस्टम स्टेबल बताया जा रहा है। कॉलॉइड कहाँ तक मैक्सिमम स्टेबल हो सकता है ये इसकी हाइट पर डिपेंड करता है।
ये सिंपल सी बात है। अगर भाई ये पोटेंशियल बैरियर जो है, ये जो एरियर है, ये बहुत छोटा होगा तो क्रॉस जल्दी हो जाएगा, कम टेम्परेचर पे भी कर लेगा। भाई मान लो अब यहाँ पर ये बैरियर बहुत बड़ा है, ये जो बैरियर है अभी इतना बड़ा है, इसके बीच में इतना डिफरेंस है ना, तो अब यहाँ पर क्या होगा, बहुत हाई एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी तब जाके ये क्रॉस कर पाएगा। मतलब ये ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी गया और यहाँ तक पहुँच गया मान लो, पर इसको और क्रॉस करना पड़ेगा ना इस एनर्जी को, तो और ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी। तो ऐसे केस में जितनी ज़्यादा हाइट होती है उतनी ही ज़्यादा यहाँ पर क्या होगी, उतनी ज़्यादा स्टेबिलिटी भी होती है। ठीक है, तो ये अलग अलग टाइप के आयन्स यहाँ पर हो सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका अलग आयन होगा, ये आयन 1 है मान लो, ये हो सकता है आयन 2 के लिए हो, और ये वाला आयन 3 के लिए हो। आयन मतलब कोलॉइड यहाँ पर, ठीक है, कोलॉइड लिख लो या आयन लिख लो, मैं मतलब कहना चाह रहा हूँ अलग अलग तरह के कोलॉइड पे डिपेंड करेगी पोटेंशियल बैरियर्स कितनी होने वाली है। और ये आपको बताती है DLVO थ्योरी। ओके, DLVO का नाम तो मैंने बताया ही नहीं आपको, एक सेकेंड रुकिए। तो DLVO, ठीक है, नाम बता देता हूँ मैं, DLVO का भैया नाम ही नहीं बताया, इतनी देर से DLVO खेल रहे हैं, बताओ नाम ही नहीं बताया। तो देखो DLVO, इसका नाम लिख लो। ये 4 साइंटिस्टों ने मिलकर थ्योरी दी थी, यानी DLVO का जो मतलब होता है वो होता है यहाँ पर डेरजोगिन डेरजागुइन डेरजागुइन लैंड, ठीक है, नाम थोड़े ऐसे ही हैं, लैंडवे वेरवे, ठीक है, लैंडवे वेरवे एंड ओवरबीक, और जो लास्ट वाला ओ है वो है आपका ओवरबीक, ओवर सॉरी बीक है, बीक नहीं, बीक, ओवर बीक। तो ये 4 साइंटिस्ट थे, इन चारों साइंटिस्टों ने मिलकर ये थ्योरी दी थी। ठीक है, तो DLVO का नाम मतलब ये होता है डेंजाग्विन लैंडे वेरवे एंड ओवरबीक थ्योरी। ठीक है, तो ये आपका पूरा DLVO थ्योरी का मैंने आपको एक बेसिक आइडिया दे दिया है, ये आपकी DLVO थ्योरी होती है। तो आई होप आपको कॉलॉइड्स पढ़ने में अच्छा लगा होगा। हमने 3 सेशंस लिए थे इससे पहले, उसमें सारी बातें की थी, और अब यहाँ पर जो आपका लास्ट सेशन है आपका DLVO थ्योरी का ही है। अभी मैं यहाँ पर देख लीजिए आप, यहाँ पर ये सारी चीज़ें हम कर सकते हैं। इसके ऊपर जो क्वेश्चन बनते हैं बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं बनते हैं कॉलॉइड्स के, इतना भी अगर आप पढ़ लोगे ना, ये 4 सेशन का जितना कंटेंट है उससे भी आप यहाँ पर सारे मैक्सिमम क्वेश्चन कर लोगे। इसमें ना तो कोई प्रॉब्लम होगी आपको पढ़ने में, और ना ही यहाँ पर ऐसा कोई क्वेश्चन आएगा जो आपको समझ ही ना आ रहा हो। बहुत ही बेसिक बेसिक क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, बहुत ही बेसिक बेसिक क्वेश्चन आते हैं। तो मैं ट्राई अभी देखूंगा एक वीडियो यहाँ पर, ठीक है। चलिए, तो अब हम यहाँ पर अब लेक्चर को एंड करते हैं। आई होप आपको लेक्चर अच्छा लगा हो। अगर लेक्चर अच्छा लगा है तो मुझे बताना, कोई भी प्रॉब्लम आती है तो वही मुझे बता देना, मैं ट्राई करूँगा उसे सॉल्व करने की। अब यहाँ पर हम मिलेंगे किसी और चैप्टर के साथ किसी और सेशन में। चलिए, थैंक यू सो मच।